नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं वॉर रूम में हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और ईरान और इजरायल की जंग में अब कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। जी हां, इसके संकेत अब साफ मिल चुके हैं और वो क्या होगा ये हम लोग अभी आपके साथ प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है क्योंकि उस पूरे इलाके में भारत के बहुत सारे नागरिक रहते हैं। अब उनको एक और जंग में से इवैक्यूएट करने की तैयारियां भारत ने शुरू कर दी हैं। उसके हवाले से क्या खबर है वो भी मैं आपको दूंगा। हमारे साथ स्टूडियो में एम्बेसडर दीपक बोरा मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल बीके दत्ता आ चुके हैं। सर, स्वागत आपका। एयर कमोडोर एएस बहल हमारे साथ हैं और इंडियन नेवी से कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भी। तो मैंने जो आपको बताया बड़ी खबर आ रही है वो दरअसल ईरान इजरायल के बीच जंग से ही है। अभी तक ईरान को बातचीत की टेबल आने की जो सलाह दे रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, अब उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में चल रही G7 समिट को बीच में ही छोड़ने का फैसला किया है। वो वापस कनाडा से अमेरिका के लिए रवाना भी हो चुके हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद ट्रंप ईरान पर हमला करने का फैसला कर सकते हैं। यही है वो बड़ी खबर। क्या इस जंग में इजरायल के साथ ट्रंप भी आ जाएंगे, अमेरिका भी आ जाएगा, इसकी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है होता हुआ। इससे पहले ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि सभी लोग तेहरान फौरन खाली कर दें। तेहरान को इवैक्यूएट करने की उन्होंने जो है मांग की थी और इसको लेकर के एक पोस्ट किया था। उसके बाद से तेहरान में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। ये बॉटम लाइन है। ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी भी सूरत में ईरान के पास परमाणु हथियार हो। अब सवाल यह था कि अमेरिका इसके लिए करेगा क्या। ईरान को उस समझौते पर दस्तखत कर देने चाहिए थे, ट्रंप कह रहे हैं, जिस पर मैंने उसे साइन करने के लिए कहा था। लोगों का मारा जाना बहुत शर्म की बात है। मतलब ट्रंप अब पूरी तरह से अग्रेसिव हैं। इस बीच G7 देशों में भी मतभेद सामने आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर हमला बोलते हुए कहा कि मैक्रों प्रचार के भूखे हैं। दरअसल ट्रंप G7 की बैठक को बीच में छोड़कर वापस अमेरिका लौट रहे थे। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यह कहा कि ट्रंप ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर कराने के लिए लौट रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने मैक्रों का दावा तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि वो सीज फायर कराने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं, बल्कि कुछ और बहुत बड़ा होने जा रहा है। और उन्होंने कहा सीज फायर तो बिल्कुल भी ये नहीं है। अब क्या इसमें और कुछ बाकी रह जाता है पढ़ने के लिए कि आखिर ट्रंप क्या सोच रहे हैं। सुनते हैं ट्रंप की बात। Have to be back. Very important. I want to just thank our great host. You did a fantastic job. Thank you in Canada. But you probably see what I see, and I have to be back as soon as I can. We're going to have dinner with these wonderful leaders, and then I get on the plane. I have to be back early. Israel can fully eliminate the threat that Iran poses, this nuclear threat that they pose, without the United States military help. Who said that? No, I'm asking if you believe they can without It doesn't. the It's help. irrelevant. Something's going to happen. Have you spoken to Zelensky? Consider traveling to the Mideast as part of any talks if it would help broker a deal? Yeah, but I think we're doing pretty well. We're talking. You don't think We have a thing called a telephone, so we're talking. But it's always better to talk in person. Mr. President, do you want to see regime change in Iran? I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. अमेरिका का ये इस जंग में इजरायल के साथ शामिल होना इजरायल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है उसकी हम लोग बात करें। पहले चर्चा ये ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। आपको बता दें, खबरें ये कह रही हैं कि ट्रंप अमेरिका लौटते ही वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के अंदर अपने सिचुएशन रूम में जाएंगे, जहां पर सारे मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो ओवरसी किए जाते हैं और वहां वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाने जा रहे हैं। तो अब ट्रंप क्या सीधे सीधे अपनी सेनाओं को कहेंगे कि आप इजरायल का साथ दीजिए इस जंग में। अभी तक अमेरिका की भूमिका क्या है। अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम इजरायल को दिए हुए हैं। आसपास जहां उसके बेसेस हैं इजरायल के कुछ और देशों में, वहां से वो ईरान से फायर होने वाली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में इजरायल की मदद कर रहा है। लेकिन अभी तक वो ऑफेंसिव रोल में नहीं है, यानी वो ईरान पर हमला नहीं कर रहा था। लेकिन क्या अब ट्रंप ये करने जा रहे हैं एम्बेसडर साहब? सबसे बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूं ऑलवेज अ प्लेजर। और फिर हमारे नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स के आपने आज तो फुल फोर्सेस देख लीजिए। और मैं अकेला फंस गया फिर से बीच में ऐसा। और वो भी आपको बताना यह है कि ट्रंप जैसा आदमी क्या सोच रहा है। सोच लीजिएगा। अब उसके विचार मेरे अलग। पहले मैं जरा ऊपर देख रहा हूं कि यहाँ पे शेल्टर कहाँ है। अगर कोई बम वम आ गया, वो जो लाइव हो रहा था ना अभी दिखाएंगे। वो मैडम बहुत गाली वाली दे रही थी इजराइल को, फिर बम पड़ा तो चुप भाग गई वहां से। तो यहाँ छुपने की जगह है ना सर? जरूरत नहीं पड़ेगी।
सॉरी दैट वाज एन असाइड। अच्छा, मैसेज मेरे पास जो आपने ट्रम्प का पूछा क्या करने वाला है, आई एम गोइंग टू रीड आउट अ मैसेज सर। ये हमारा ग्रुप है उसमें से एक ईरानियन रिटायर्ड जनरल, आप कहीं रहते हैं विदेश में, उन्होंने लिखा है और मैं बता देता हूं कि आउटसाइड द ईरानियन एम्बेसी इन मॉस्को सिक्योरिटी बहुत स्ट्रेंथन कर दी है, लेकिन वो वहां नहीं है। मैंने जवाब पूछा वो कौन है? खमेनी। अच्छा, अली खमेनी, आयतुल्लाह खमेनी इज, अकॉर्डिंग टू दिस फेलो, इज नॉट इन तेहरान। ये कहानी सुना रहे हैं बंकर में बैठा है, ये बैठा है, वो मॉस्को भाग गया है सर, अकॉर्डिंग टू हिम, अगर ये हम मानते। एंड दिस मेक्स सेंस टू मी, क्योंकि ट्रंप साहब क्या कह रहे थे कि बहुत बड़ी चीज होने वाली है। अभी उसने ये भी कहा था कि खमेनी को मैं मारना नहीं चाहता, तो दफा करो उसको, वहां से हटा दो, मॉस्को भेज दो, आराम से बैठ के वोडका, अपनी वोडका तो पिएगा नहीं, जो भी कैवियर खाएगा, जो भी खाना चाहता है, लेट हिम रिलैक्स देयर। और फिर मैंने जो करना है, अंदर जाके इजरायली फोर्सेस ने उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल थोड़ा बहुत पड़ा है उसको बाहर लाना है। दैट इज द कंप्लीट डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान। मेरा मानना है कि ट्रंप ये चाहता है और ये करके रहेगा। अमेरिका इज जॉइनिंग द वॉर नाउ 100%। तो ट्रंप अपने बॉम्बर्स भेजने वाले हैं। बॉम्बर्स भेजने की जरूरत नहीं है, बट वो सब कुछ तो खत्म कर दिया वहां पर। मैं आपको बताऊं जो, और फिर हम तो जो चैटर सा आता है खबरों में वो बताते हैं, तो वो खबर ये है कि चाहे इनकी नतान्स की न्यूक्लियर फैसिलिटी हो जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट वो करते हैं, या फोर्डो की हो, या एक दो जगह और जहां पर उनके पास है। एक पहली बात तो ये कि मैं अभी सर आप पूरी डिटेल आपको उसकी दे देंगे। इसराइल ने जो हमले किए हैं बाहर से, तो उसने सब कुछ बम गिरा के काफी कुछ बर्बाद कर दिया इन सब जगहों के ऊपर। सवाल यह है नीचे क्या है जमीन के। जो जानकारी है जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझने वाले लोग बता रहे हैं वो ये कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि ईरान ने अपना ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ये कितना जमीन के नीचे और कितनी बड़ी लंबी चौड़ाई में उसको फैला रखा है। एक अनुमान के मुताबिक ये जो गलियारे, हॉल्स और तमाम टनल्स वगैरह नीचे बनी हुई हैं ईरान के अलग अलग शहरों के, आप जानते हैं वो कितनी लंबाई के अंदर है? 1000 किलोमीटर की लंबाई दायरे के अंदर वो सब कुछ फैला हुआ है। 1000 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है। अब इतने बड़े एरिया को टारगेट करना और कहां पर क्या है, बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है इजराइल की और विश्व में मानी हुई है सब कुछ। उसके बावजूद तेहरान को भी मालूम था कि यह दिन कभी ना कभी तो आएगा, तो उसने भी उसकी तैयारी करके रखी होगी। और अमेरिका का इस जंग में जाना इसलिए भी जरूरी बताया जा रहा है कि वो जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, बड़े बड़े बॉम्ब, मतलब 1500 से लेकर 2000 किलो के जो बम होते हैं, वो कैरी करने के लिए जो बॉम्बर चाहिए जिस साइज के, वो इजराइल के पास नहीं है। वो केवल और केवल अमेरिका के पास है। और अमेरिका ने अपने जहाज, फाइटर जेट्स तो दिए हुए हैं इजराइल को, वो बॉम्बिंग कर रहे हैं, लेकिन जो असल बॉम्बर होता है वो नहीं भेजा अभी भी उसने। और वो नीचे, जमीन के नीचे, कोई कहता है 50 मीटर तक भी जाकर के, कोई कहता है 100 मीटर जाकर के नीचे तेहरान, अलग अलग जगहों पर ईरान ने न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई है, वहां तक और कोई बम पहुंच ही नहीं सकता सिवाय उन बॉम्ब्स के जो इस वक्त यूएस के पास हैं। और क्या ट्रंप अब वो इस्तेमाल करने वाले हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। उन्होंने जैसे ही वहां से चले उन्होंने कहा 60 डेज, 60 दिन के अंदर हमने मोहलत दी थी ईरान को। लेकिन आज जैसे ही वो 61st डे हुआ, 61 दिन हुआ, उन्होंने क्या किया है कि इजराइल को परमिशन दे दी जाके अटैक करें ताकि वो उनके न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर सकें, और साथ में अगर रजीम चेंज हो सकता है तो वो भी एक चीज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण आती है वो ये आती है कि ईरान आज तैयार है ओपन डिस्कशन करने के लिए, ओपन नेगोशिएशन करने के लिए, और साथ ही में उसने ये कहा है कि अगर इजराइल अटैक करना बंद करता है तो हम भी बंद कर देंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है, इन्होंने जितने भी हमले किए हैं वो किए नतांस के ऊपर, तो नतांस जो है सबसे बड़ा इनका एनरिचमेंट सेंटर है, और ये एनरिचमेंट सेंटर कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है, यानी कि अंडरग्राउंड है। और दूसरा है फोर्दो जो कि माउंटेन्स के अंदर है, जो 300 फुट के करीब नीचे है। अच्छा। यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसको इफेक्ट करने के लिए उनको बंकर बस्टिंग बॉम्ब, जो BLU-57 की आप बात कर रहे थे, 13,600 kg वाला, यानी कि 30,000 का पाउंड का बॉम्ब, ये वाला इसके लिए चाहिए। पर ये एक सिर्फ B2 स्टेल्थ बॉम्बर ही इसको कैरी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उनको B2 स्टेल्थ बॉम्बर की जरूरत होगी। लेकिन
लेकिन इजराइल के पास ऐसा कोई भी जहाज नहीं है, ना F-35 स्टेल्थ जो कि इनको कैरी कर सकता है। अब आ जाती है बात कि इजराइल तो हमेशा से चाहता था कि वो ड्रॉ कर ले यूएस को इसके अंदर, लेकिन अभी तक नहीं कर पा रहा था क्योंकि अमेरिका क्रेडिट लेना चाहता था कि ये युद्ध, ये ईरान की न्यूक्लियर वाली जो डील है वो मैंने की है, तो वो वाली बात हुई नहीं। तो अब ट्रंप भी यही कह रहा है कि अगर आप अभी भी न्यूक्लियर डील कर लेते हो तो ये लड़ाई रुक सकती है। यानी कि ट्रंप कह रहा है मैं ये लड़ाई रोक सकता हूं, और जब तक आप मैं जो कह रहा हूं वो नहीं मानेंगे तो ये लड़ाई चलती रहेगी। और आखिरी चीज इसमें ये आ जाती है कि अगर अमेरिका इसमें ड्रॉ डाउन कर जाता है, जो कि हमेशा से इजराइल चाहता था, तो इस युद्ध का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि अब जो कह रहा है ना बड़ी चीज करने जा रहा हूं, दो ही चीज कर सकता है, या तो वो आके अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, क्योंकि KCR जो 136 है इनके A-2A रिफ्यूलर्स, वो तो मूव कर दिए हैं इन्होंने। इनके B-52 बॉम्बर्स ऑलरेडी डीगो गार्शिया में हैं, अब शायद B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स भी वहां पे मूव कर देंगे डीगो गार्शिया। तो अगर वो करता है तो उसके पास दो चॉइसेस हैं, खमैनी को भी मारना ये एक चॉइस है, पर अगर खमैनी उसको मिलता है कि कहां गया, जैसे सर कह रहे थे खमैनी शायद देश में ही ना हो, नहीं है। और दूसरी चीज है बंकर बस्टर बॉम्ब यूज करके जो उसके फौर्दों के, क्योंकि एक लिमिट के बियॉन्ड वो नहीं कर सकता, लेकिन जब भी ये करेगा तो इसमें एक इशू बहुत मेजर आ जाएगा कि अगर 50,000 सेंट्रीफ्यूज के करीब को अगर डिस्ट्रॉय किया जाता है तो सोचिए जो उसके बाद का इफेक्ट होगा, रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग, पानी, एनवायरनमेंट, या जो स्प्रेड होगा उसका रेडियो एक्टिव मटेरियल का, और जो हेल्थ इश्यूज होंगे क्या, उसके बारे में भी हमने ये लगातार बोल रहा है कि डायरेक्ट बॉम्बिंग इन न्यूक्लियर साइट्स पर जो है वो कुछ पॉइजनस गैसेस को रिलीज कर सकती है, रेडिएशन का खतरा हो सकता है, लेकिन उसने कहा अभी तक इन सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बाहर जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर जो है, उसके अंदर कोई हमें रेडिएशन नहीं देखने को मिल रही है। अब जमीन के नीचे क्या हो रहा है ये फिलहाल कोई नहीं जानता। ये खबर 2 दिन पहले की है कि अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो था निमिट्स, पूरा बैटल ग्रुप के सामने, लगता है सर उस पर ज्यादा बोल पाएंगे, वो उसने उस एरिया के अंदर डिप्लॉय कर दिया है। तो ये पहला हिंट था कि अमेरिका कुछ बड़ा करने जा रहा है क्या। और जैसा सर ने बताया उस एरिया में जितने उसके एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं वो भी उसने सारे उस एरिया के अंदर जो है वो बुला लिए। क्या बताता है सर? बिल्कुल सौरभ जी, देखिए पोस्चरिंग करने के लिए और मसल फ्लेक्सिंग के साथ साथ एक क्रेडिबल डेटरेंस देने के लिए, क्योंकि अमेरिका खुद लड़ाई में नहीं आना चाहता। उसने कहा कि उसने किसी परसों की बयान में उसने कहा था कि जब तक मेरी जान पे खतरा है, वो कह रहे हैं ट्रंप की बात कर रहा हूं, पर वो कह रहे हैं किसी अमेरिका को अभी तक उसने नहीं मारा है तो मैं क्यों युद्ध में डायरेक्टली कूदूं। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि वो जो आपकी एयरक्राफ्ट कैरियर नेविस की बात कर रहे हो, या वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन से या खासकर यूके से जो उनके फाइटर्स भेजे गए हैं, कल सवेरे गल्फ में जो ईरान का एक शिप है उसने एक यूके के डिस्ट्रॉयर को इंटरसेप्ट किया और गल्फ की तरफ आने से रोका, क्योंकि वो मिसाइल्स को डायरेक्शंस दे रहा था लैंड कराने के लिए। तो मिसाइल्स की जो रेड सी में, मेडिटेरियन में और ये ओमान गल्फ, नॉर्दर्न अरबियन सी में लगातार प्रेजेंस यूरोपियन यूनियन के शिप्स जो है, ब्रिटेन, फ्रांस और यूके, यूएसए की खासकर लगातार है, और पूरी तरह से फाइटर्स उनके रेडी हैं, बेसेस उनके ऑलरेडी हैं मिडिल ईस्ट में। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जब वापस आ रहे हैं तो दो बातें निकल के आती हैं कि एक तो उन्होंने पूरी तरह से अपने को वहां पे रेडी कर लिया है, और लगातार साइबर वॉरफेयर का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का लगातार न्यूज, ये कंट्रोवर्शियल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन फ्रांस एंड अमेरिका भी वही एक हिस्सा हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि वो भूखे, वो प्रचार के भूखे हैं, ये कह रहा है कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। और बड़ा करने का क्या मतलब है? और तेहरान के लोगों को सीजफायर रूल आउट कर दिया उन्होंने कि सीजफायर तो बिल्कुल नहीं, और तेहरान के लोगों को वार्निंग देना कि वहां से हटना। तो बात निकल के सिर्फ एक जगह आती है कि अब वो जो वहां के जो न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं जो बन गए थे उनको हटाना, या आईएए की जो रिपोर्ट है कि रेडिएशन हो रही है और उसके ऊपर कुछ करना और उसको डिस्ट्रॉय करने की तरीका। और नेतन्याहू ने कहा है कि हम तख्ता भी पलट नहीं कर रहे, आईएए को तुम ट्रांसपेरेंसी के साथ हेल्प करो। कहने का मतलब विश्व को बताओ, और हम अब धीरे से सारे ऐसे 6-7 साल पीछे चला गया है ईरान ऑलरेडी इसके कारण, पर अब ये साथ अमेरिका के साथ मिलकर फिजिकली ये चाहे बॉम्बर वहां डाले, वहां से हटाएं या क्लींजिंग करें प्रोसेस को, ये सारी चीजें अब लग रहा है कि मुझे हो रही है। और जैसे कह रहे हैं हमारे दीपक बोरा कि वो वहां है ही नहीं, उनका जो प्रेसिडेंट ही भाग गए हैं, तो अब लगता है कि फिजिकली वहां पर मूव करके ऐसा काम करेगा कि ऐसा भी लगे विश्व को कि अमेरिका लड़ नहीं रहा पर कुछ और कर रहा है। अब देखें ट्रंप क्या फैसला करते हैं। जनरल साहब मैं आऊं आपके पास, 1-2 तस्वीरें और दिखा देता हूं मैं
खबर एक पहले तो है कि ट्रंप के वापस लौटते ही ईरान और इजरायल की जंग पर G7 ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इस बयान में ईरान को आतंक और अस्थिरता का केंद्र बताया गया है। तो यह आपको पश्चिमी दुनिया का रुख साफ बता देता है। साथ ही G7 देशों ने कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, जो इजरायल और यूएस कहते आ रहे हैं लगातार, वो G7 के बाकी देश भी कह रहे हैं। इजरायल ने, जो तस्वीर का जिक्र अभी सर कर रहे थे वो आपको दिखाता हूं। इजरायल में लाइव टेलीकास्ट के दौरान तेहरान में जो सरकारी टेलीविजन नेटवर्क है उनका, उस स्टेशन के ऊपर बम गिरा दिए। ये महिला आपको दिख रही हैं, ये खबर पढ़ रही थी, बड़े गुस्से में बोल रही थी ये, और उनके बोलते बोलते ऊपर से अचानक बम बरसने लगे और ये लाइव टेलीकास्ट बीच में रोकना पड़ा। देखिए पूरी तस्वीर। इसीलिए तो मैं ढूंढ रहा था कि कहां छुपूं। که شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو शेयर किया जा रहा था। इस वीडियो में आपने देखा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, एक महिला पढ़ रही है न्यूज और फिर धमाका होता है जोरदार, और धमाके के बाद वहां नीचे जो सीलिंग से सब गिरता हुआ भी दिखाई देता है। स्टूडियो में धुआं भर गया। इसके बाद ये टीवी एंकर और बाकी क्रू जो था वो तुरंत ये स्टूडियो छोड़ करके यहां से ये बाहर निकल गए। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद यही महिला एंकर एक दूसरे स्टूडियो में जाकर खबर फिर पढ़ने लगी, और वहां उन्होंने कहा कि जहां मैं पहले थी वहां स्टूडियो में तो लाशें बिछ गई हैं। जिस वक्त भी हमला हुआ उस वक्त चैनल की बिल्डिंग के बाहर मीडियाकर्मी लाइव कनेक्टेड भी थे, और उनके कैमरे में भी ये बिल्डिंग जो थी पूरी तरीके से जलती हुई वो दिखाई दी। ये देखिए तस्वीर, वो जो आपको पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें आग लगी हुई है, ये इनका सरकारी न्यूज स्टेशन का हेडक्वार्टर था, और वहां पर बॉम्बिंग हुई है। आप हालत देख सकते हैं उस जगह की क्या हुई है। और किसी भी जंग में इस ऐसी कार्रवाई करना, बताते हैं 1971 की जंग में भारत ने भी ढाका में जाकर रेडियो स्टेशन पर सबसे पहले बॉम्बिंग की थी। ये बहुत बड़ा मैसेज देता है कि अब आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है, अब हमारी पहुंच हर जगह पर है। ये देखिए जरा तस्वीर, इमारत को पूरी तरीके से जलते हुए आप देखिए इस तस्वीर के अंदर। ये वो तस्वीर थी, जरा सा हमारे लिए ट्रांसलेट भी कर रहे थे बोरा साहब कि वो महिला बोल क्या रही थी। वो यही बता रही थी कि हम लड़ेंगे, हम यहूदियों को बर्बाद कर देंगे एटसेट्रा, जो कुछ थोड़ा मैं समझ पा रहा था जो फारसी में कह रहे थे। तभी बम गिर गया, और तभी वहां पर बम गिरा। उंगली हिला के बड़े गुस्से में थी, क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को, ईरान के साथ लड़ेंगे ये वो, और बीच में एक दो कुरान के भी वर्सेस उसने लाइंस कोट कर दी थी। बट इन रियलिटी इज अभी इस समय इजराइल का टोटल डोमिनेशन ऑफ द स्काईज अबव तेहरान है। उनका एक जहाज नहीं है जोड़ सकता। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक। मैडम उंगली हिलाते रहो, कुछ नहीं होगा। एक तस्वीर तो ऐसी आई जनरल साहब आज मैंने देखी, जो हमारे रिपब्लिक डे परेड में फॉर्मेशन करके नहीं जहाज उड़ते हैं हवा में, वैसे फॉर्मेशन में जहाज उड़ रहे हैं तेहरान के ऊपर। विक्ट्री रोल। इसका क्या मतलब है कि मतलब आप रूल कर रहे हो एक्चुअली स्काईज ईरान के इस वक्त। खबर से हम बात करते हैं ट्रंप की। हाँ, तो अभी ऐसा है कि जो ट्रंप साहब वापस गए हैं G7 से, और उसके साथ में आप लिंक करिए जो स्टेटमेंट G7 ने दी है, इजराइल हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस, क्योंकि जो टेररिज्म ईरान के द्वारा फैलाया जा रहा था पूरी दुनिया में और खास करके मिडिल ईस्ट और साउथ वेस्ट एशिया में, उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा। और दूसरा ट्रंप का स्टेटमेंट है ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर डिवाइस। और अभी आप लिंक कर दीजिए आप 7 अक्टूबर 2023 जो पहला हमला हुआ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल हमास के द्वारा, सपोर्टेड बाय हिजबुल्लाह, हूती, एंड कौन खड़ा है पीछे? ईरान। इधर से सीरिया भी मदद कर रहा था। वो जंग लड़ते 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 1 साल 8 महीने के बाद आज इजराइल उस जगह पहुंचा है जो हेड ऑफ द हाइड्रा उसके ऊपर हमला कर रहा है। और क्यों कर रहा है? ताकि वो न्यूक्लियर डिवाइस ना बना पाए, और जो उसकी रजीम है जो लगातार इस टेररिज्म को बाय प्रॉक्सी इजराइल को टारगेट कर रही थी, उसको खत्म कर दिया जाए, उसको पावर से हटा दिया जाए। और ये जो अभी कल्मिनेशन ऑफ ये पूरा इवेंट है, इसके अंदर मेरा मानना यह है अमेरिका पूरा सपोर्ट करेगा इजराइल का। जो ट्रंप ने बोला 60 दिन का समय दिया था, नहीं किया उन्होंने, 61 दिन में हमला चालू हो गया। अब इसका नतीजा ईरान भुगतेगा। नहीं तो ट्रंप अपने जहाज भेजेंगे अब ईरान पर बम गिराने के लिए। जो हम निमिट्स की बात कर रहे हैं वो अपना पैसिफिक में था, वियतनाम से वापस विड्रॉ करके, उसको पहुंचने में लोकेट होने में तकरीबन और कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि
300 नॉटिकल माइल अगर एक दिन में वो करता है तो 3-1000 किलोमीटर उसको जाके मेडिटेरेनियन या अगर ये गल्फ की तरफ जाना है तो समय लगेगा। तो वो जब तक ये पूरे असेट्स जो हैं अमेरिका के, लेकिन एयर असेट्स कैन मूव मच फास्टर। तो एयर असेट्स तो जिसके अंदर जो डिगो गार्शियाज हो गए, बॉम्बर्स हो गए, GBU जो बंकर बस्टर है, वो तो चालू हो जाएगा काम। अब देखिए जैसे ही ट्रंप पहुंचेगा अपने वॉर रूम में, उसके बाद वो असेसमेंट ऑफ सिचुएशन और कार्रवाई चालू हो जाएगी। अभी एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ दिनों में ऑपरेट होगा, वो आ जाएंगे, अगर वो आए। लेकिन उससे पहले एयर इज मोर फ्लेक्सिबल। एयर तो आप तुरंत डिप्लॉय कर सकते हैं, लॉन्च कर अब सकते हैं। सवाल यह है कि क्या तेहरान के पास, मतलब ईरान के पास इस हमले का कोई जवाब है? नहीं। अब जब अमेरिका भी इस हमले में इजराइल के साथ शामिल हो जाएगा, उसकी सैन्य ताकत कितनी बची हुई है? आज खबर आई है कि इन्होंने जो चीफ ऑफ स्टाफ जो इनकी सेना का था उसको पहले ही मार दिया था, पहले हमले में इजराइल ने, और उनकी जगह जो दूसरा व्यक्ति नियुक्त हुआ था, उनकी रिप्लेसमेंट, उसको भी मार दिया इजराइल ने। सेना के मुखिया को 2-2 बार वो खत्म कर चुका है। अब एक सवाल हम भारतीयों के लिहाज से ये रह जाता है जो क्रूशल है कि वहां जो भारतीय हैं ईरान के अंदर, और अच्छी खासी तादाद में, कश्मीर से बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए वहां पर जाते हैं, उनको बाहर कैसे निकाला जाएगा? पहले बैच में 100 भारतीय नागरिकों को सोमवार तक ईरान से सड़क के रास्ते आर्मेनिया भेजा गया है। यह कदम नई दिल्ली और तेहरान के बीच कूटनीतिक बातचीत के बाद मुमकिन हो पाया है। ईरान में 10,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। ईरान सरकार ने युद्ध के मद्देनजर अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर रखा है, इसलिए एयर रूट से तो वो बाहर नहीं आ सकते। इस बीच ईरानी अधिकारियों ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि वो भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेंगे। तेहरान में जो भारत का दूतावास है वो पूरे हालात पर नजर रखे हुए है और स्थानीय प्रशासन और छात्रों के संगठनों से संपर्क में है। दूतावास ने 15 जून को एक एडवाइजरी जारी करके सारे इंडियंस से कहा था कि वो अनावश्यक यात्रा ना करें, दूतावास के संपर्क में रहें और सिर्फ आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट से ही अपडेट लें। ईरान सरकार की सहमति के बाद अब भारतीयों को ईरान के पड़ोसी देशों के जरिए निकाला जा रहा है। मैं आपको एक मैप भी दिखाऊंगा अभी। आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये प्रमुख जगह हैं जहां पर ये लोग आ सकते हैं। इन सीमाओं पर स्पेशल चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि भारतीयों की निकासी और सुरक्षित सुव्यवस्थित ढंग से की जा सके। भारत की पहल से ईरान के उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लगभग 110 बच्चों को सुरक्षित रूप से आर्मेनिया में लाया जा चुका है। उनके 12 या 1 बजे तक आर्मेनिया की राजधानी पहुंचने की उम्मीद है और इसके बाद आर्मेनिया से फिर वो भारत वापस लौटेंगे। दिल्ली के लिए उनकी फ्लाइट कल यानी 18 जून के लिए निर्धारित है। इजराइल ने भी कहा है कि वो भारत की पूरी मदद करेगा वहां पर जो फंसे हुए लोग हैं, ताकि कोऑर्डिनेट किया जा सके कि वो जो बॉम्बिंग करता है वो कहीं उसमें कहीं कोई कोलैटरल डैमेज ना हो और ये जो वहां इंडियंस फंसे हुए हैं खासतौर पर, इनको जब निकाला जाए तो वो इजराइल के साथ भी हम लोग संपर्क में हो कि हम इस रास्ते से अपने लोगों को निकाल रहे हैं, तो वहां पर वो हमला ना करें। ये आपको याद होगा रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में भी हुआ था। उस वक्त भी जो राष्ट्रपति पुतिन थे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हमने मोहलत दी थी भारतीयों को वहां से निकल जाने की, और ये भारत की कूटनीति की वजह से मुमकिन हो पाया था। इस पर और बात तो बैग आप देख रहे हैं वॉर रूम, लेकिन इस वक्त मैं आपको एक खबर बताना चाहता हूं। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उससे जुड़ी हुई उसकी कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। जिस वक्त हॉस्टल से एयर इंडिया का प्लेन टकराया, तस्वीरें देखिए आप, जबरदस्त आग लग गई थी इमारतों में आसपास, और इससे बचने के लिए इन बिल्डिंग से, ये हॉस्टल हैं, इनसे बचने के लिए ये छात्र हॉस्टल से कूदते हुए नजर आए हैं। उसकी तस्वीरें हैं, ये देखें आप, किसी ने चादर या कपड़े बांध करके रेलिंग से नीचे उतरने की कोशिश की, कोई बस सीधा छलांग लगाने लगा। ये देखिए जरा आप, ओ कितना खौफनाक मंजर उस वक्त है। जहाज बिल्डिंग से जाकर के टकरा चुका था और उसके बाद जो बगल की बिल्डिंग के लोग थे वो आप बगल में देख रहे होंगे, धुआं जोरदार उठता हुआ, मतलब आग लगी हुई है। और इनको ये जो स्टूडेंट्स थे मेडिकल कॉलेज के, इनको खतरा हुआ, बाहर शायद ये नहीं निकल पा रहे थे दूसरी ओर से, तो बालकनी से कूदते हुए आपको ये नजर आ रहे हैं। इससे आपको पता लग रहा है कि उस जो प्लेन धमाके के बाद उसमें जहाज में सवार हमारे जो लोग थे उनके साथ तो जो हुआ सो हुआ, बाहर भी कितना जबरदस्त पैनिक था और लोगों की जान पर बनी हुई थी। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है इन इमारतों में रहने वाले और जो नीचे लोग थे, और उसी की कुछ ये तस्वीरें आई हैं। ये देखिए तस्वीरों में आप, ये वहां कई इमारतें हैं जो कि मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स का और मेस का एक यूनिट है, और उन्हीं की एक बिल्डिंग से जाकर के प्लेन पहले एक इमारत से टकराता है जिसमें मेस थी, फिर उसके बाद बगल में 2-3 लगी हुई इमारतें हैं, उनमें हॉस्टल बने हुए थे, उनसे जाकर के प्लेन के बड़े बड़े हिस्से जाकर के टकराते हैं जिनमें आग लगी हुई थी, इमारत भी जलने लगती है।
और उसी आग से बचने के लिए आप देख रहे हैं लोगों के अंदर, ये देखिए अब और तस्वीर दिखाई देती है, पूरे इलाके में आग लगी हुई है और इससे बचने के लिए लोग बिल्डिंग से कूद रहे हैं। देखिए सर जरा आप हाँ आपको दिखाई देंगे बालकनी से नीचे कूदते हुए। देखिए सबसे पहले जब भी कोई हादसा होता है तो एक डर का माहौल बन जाता है और डर के माहौल के अंदर सब अपने जान बचाने के लिए हफरा तफरी कर लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से लोग ज्यादा मरते हैं ना कि जो हमले के अंदर या कोई डिजास्टर के अंदर मरते हो। तो ऐसे समय में 9/11 सेम। सर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, अभी हमारे सहयोगी जुड़ जाएंगे तो हमको ज्यादा पता लगेगा। हो सकता है कि ये जो वो बिल्डिंग हमने देखी जिसमें फ्रंट से जाकर के टकराई उसकी बैक साइड हो, क्योंकि इनके पास निकलने का रास्ता ना हो इन लोगों को, तो इसलिए ये लोग पीछे से बालकनी के जरिए उतरने की कोशिश कर रहे हैं। निर्णय कपूर हमारे संवाददाता आप जुड़ गए, वो आपको इसके बारे में और डिटेल देंगे। बहुत खौफनाक तस्वीरें निर्णय ये। बिल्डिंग के साथ ऑप्शन है। निर्णय आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं दोबारा कहता हूं आपसे, हम आपसे जो आप ज्वाइन करें हमें, लेकिन तस्वीरों को आप देखिए जरा। आग की लपटें चारों तरफ फैली हुई थी और इसमें जब इन स्टूडेंट्स को कोई रास्ता नहीं मिला बाहर निकलने का, बचने का, तो कैसे ये लोग पीछे बालकनी के रास्ते से उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनके अंदर जो डर होगा उसको जरा इमेजिन कीजिए कि इनको ये रास्ता जो है वो चुनना पड़ा, क्योंकि सामने की तरफ आग लगी हुई थी, जहाज के टुकड़े आकर बिल्डिंग से टकराए थे और वो बिल्डिंग भी काफी हद तक डैमेज हो गई थी फ्रंट की तरफ से, और पीछे से ये लोग जो है, क्योंकि मुझे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एक तो बालकनी पीछे की तरफ दिखाई दे रही, दूसरा इसमें जैसे इस बिल्डिंग में आपको कुछ भी काला निशान नहीं दिख रहा है आग के कोई भी, क्योंकि वो ये उसकी बैक साइड है उस बिल्डिंग। दूसरी साइड पे अगर आपको याद हो ब्लास्ट इफेक्ट भी बहुत था, जो फायर का इफेक्ट था उससे पूरा काला हो गया था, लेकिन इस साइड पे कोई भी डैमेज नहीं दिख रहा। तो इस समय पे अगर थोड़ा सा संयम बरता जाए, किसी के साथ भी क्योंकि ऐसा हादसा हो और वो बालकनी पे ओपन एरिया में आ जाए, तो अगर सांस ले सकते हैं प्रॉपरली और बिल्डिंग गिर नहीं रही या बिल्डिंग का और कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो बेस्ट तरीका होता है कि आप जहां हैं ऐसे में सर बिल्डिंग के अंदर भी क्या धुआं भर जाता होगा? ऐसा है सौरभ, क्योंकि 14 साल मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट में निकाले हैं। जब भी बिल्डिंग में आग लगती है, अगर वो बिल्डिंग डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना फर्नीचर है और कितने पर्दे वगैरह लगे हैं जो आग पकड़ते हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं, तो वो आग जो होती है उसको काबू करना, और बहुत जल्दी पकड़ती है आग। वो कंक्रीट में तो आग लगती नहीं है। तो अगर 5 स्टार होटल में देखें कारपेट्स हैं, वो हैं, और बल्कि जब स्पेशल फोर्सेस कोई हॉस्टल रेस्क्यू में जाते हैं, आपने स्टंट ग्रेनेड भी अगर फेंक दिया वो बिल्डिंग में आग लग जाती है। तो हमेशा जो कमांडो अपने साथ में फायर फाइटर लेके जाता है। अभी जहाँ तक यहाँ का सवाल है, इतना बड़ा जो फायर आग का गुब्बारा बना, 1,26,000 लीटर जो फ्यूल बर्न हुआ। एक तो होता है वो हवा को सक करता है, ऑक्सीजन को सक कर लेगा जब आग लगेगी, और साथ में हीट जनरेट होगी। अभी जब ये जहाज क्रैश हुआ था तो इसका जो आगे वाला पोर्शन था वो बिल्डिंग के थ्रू गया, इसी बिल्डिंग के थ्रू गया। विंग पीछे थे जो पीछे टूटे और फिर आग लगी। तो ये जो लोग थे इनको परली तरफ निकलने का रास्ता नहीं था, क्योंकि उसमें जहाज था। वो जो एक पैसेंजर 11A से निकला है वो इसलिए निकल पाया क्योंकि उसे बाहर खुली जगह मिल गई। एक बार सर निर्णय के पास फिर हम चलते हैं, वो अब शायद आवाज क्लियर हो उनकी। निर्णय, तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा हिस्सा है बिल्डिंग का जिससे ये बच्चे जो है नीचे कूदते हुए दिख रहे हैं? सौरभ, ये उन बिल्डिंग्स का पिछला हिस्सा है जहां पे जाके प्लेन का मलबा टकराया था। जिन बिल्डिंग के साथ उनका पिछला हिस्सा है ये। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से प्लेन टकराया था, पहले वो मेस से टकराया और मेस के बाद जो आगे 3 ब्लॉक बने हुए थे हॉस्टल्स के, जो हम तस्वीरों में दिखा रहे थे, जहां आग लगी हुई थी और मलबा बिखरा हुआ था, उसके पीछे का पोर्शन। और हमने उस दिन देखा था, वहां पे अंदर जाने की भी कोशिश की थी। बिल्डिंग का जो आधा पोर्शन है वो पूरी तरह आग की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से बिल्डिंग के अंदर पूरा सफोकेशन हो गया था। और इसी वजह से ये जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं और उनके परिवार वाले जो हैं वो वहाँ से पिछले हिस्से से अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरा पोर्शन जो था वो क्लियर था। वो आग की चपेट में उस वक्त तक नहीं आया था। शायद इसीलिए उन्हें लगा हो कि इस तरह से वो अपनी जान बचा सकते हैं। और क्योंकि ये बिल्डिंग्स हमने देखा है जिस तरह से बनी हुई थी, ऊपर से नीचे उतरना हालांकि
एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन इतना जान का जोखिम भी नहीं था उसमें, इसलिए ये लोग शायद एफर्ट करके उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये कोशिश करके, क्योंकि तीसरी और चौथी मंजिल पे जो लोग थे उन्हें शायद ज़्यादा डर लग रहा होगा और इसी वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए, क्योंकि शुरुआत के जो 10-15 मिनट थे वो इतने भयानक थे। हमने कल एक वीडियो में दिखाया था, बिल्कुल नज़दीक से जो लिया गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा का पूरा वो जो 8-10 हज़ार स्क्वायर मीटर का एरिया है उसको पूरे एरिया को एनगल्फ कर लिया था आग ने। और फायर ब्रिगेड की टीम्स भी जब वहाँ पहुँची थी तब फायर ब्रिगेड को उस एरिया को कंट्रोल करने में, डोमिनेट करने में करीब 20-1 मिनट का समय लगा था, वहाँ जो खाली एरिया था उधर से आग को डिफ्यूज़ करने में, और बिल्डिंग तक पहुँचने में करीब 20-22 मिनट का समय लग गया था आग को बुझाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग वहाँ फंसे हुए थे वो इस तरह से अपनी जान बचा के भागते हुए नजर आ रहे पीछे के पोर्शन से बिल्डिंग के। सॉरी, निर्णय इन बिल्डिंग्स में रहने वाले जो लोग थे या ग्राउंड पर और कोई कैजुअलिटी हुई हो, क्या टोटल फिगर निकल के आया कैजुअलिटी का, जितने लोगों की मृत्यु हुई जो बाहर थे? 24। देखिए सौरभ, एग्जैक्ट तौर पे तो अभी भी नहीं कहा जा रहा, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि परसों शाम को भी एक डेड बॉडी मलबे में से निकली थी। हालांकि अब जो है मलबा वो कंप्लीटली क्लियर कर दिया गया और हमें ये भी बताया गया है कि जो टोटल अभी तक अनुमान लगाया गया उसमें कई ऐसे लोग हैं और ज़्यादातर उनके बारे में ये माना जा रहा है कि वो विमान के अंदर जो ट्रैवल कर रहे थे लोग वो थे जिनके अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं। करीब ऐसे लोगों की संख्या 20 के आसपास हो सकती है जिनका कोई भी अवशेष अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि डीएनए सैंपलिंग के लिए जब लोग आ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ जानकारियां मिली हैं। रही बात ग्राउंड के लोगों की, तो जिस प्रकार के आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं, अराउंड 297 के आसपास जो कैजुअलिटीज़ हैं उनकी बात सामने आ रही है। अगर उसमें से 241 लोग जो प्लेन में शामिल थे, जो ट्रैवल कर रहे थे, उनको अगर आप माइनस कर दें तो करीब 56 के आसपास ये फिगर आ रहा है जो ग्राउंड पे थे, जिसमें ये हॉस्टल में भी लोग थे, मेस में भी लोग थे और आसपास कंपाउंड में। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो बाहर जो सड़क जा रही है वहां तक आग चली गई थी और सड़क में से पास होने वाले 2-3 लोग, सिक्योरिटी कैबिन में खड़े हुए लोग, एक बाहर चाय की दुकान थी, चाय की टपरी थी, उसको चलाने वाला एक आदमी, ऐसे कई लोग ग्राउंड पे मारे गए हैं जिनके ऊपर या तो मलबा गिरा है या आग की लपेट में वो आ गए हैं। तो ऐसे आंकड़ा जो बताया जा रहा है अभी हालांकि कंफर्म नहीं है ये, लेकिन करीब 56 लोग थे ऐसे। तो सिर्फ विमान में जो लोग ट्रैवल कर रहे थे वही शिकार नहीं हुए हैं, ग्राउंड पे भी इसका इम्पैक्ट जबरदस्त देखा गया। मैं कहना चाह रहा हूं ये कि हमें ये देखना चाहिए कि अप्रोच कौन होता है और टेक ऑफ भी एक डिस्टेंस होता है। जनरली हमारे एयरपोर्ट जो है शहर से बाहर बनते थे, अब तो सब जगह वो बनने लगे हैं। देखिए ये 7-8-9 फ्लोर की बिल्डिंग है। देखिए लैंडिंग कन्फिगरेशन में एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ और थ्रस्ट लॉस होने के कारण राइट अहेड लैंडिंग हुई। अगर ये फील्ड पैच नहीं होता तो शायद ये जहाज लैंडिंग करता। मैं विटनेस हूं एयर इंडिया के जहाज का जो तिरुपति में लैंडिंग हुई थी 1993 में। पहला पायलट था जिसने रिकवरी की थी, भल्ला थे उस समय कैप्टन। तो उस समय जो पैडी फील्ड में लैंडिंग हुई एक भी आदमी नहीं बचा, पूरा बोइंग इंजन टूट गया, विंग्स टूट गया, बट कोई नहीं मरा था उसमें, क्योंकि वो उसका फ्यूल खत्म हो गया था। वो तिरुपति के पहाड़ के बगल में लैंड किया। क्या इमारतें ना होती अगर खाली जगह होती? बिल्कुल, अगर खाली जगह होती। अप्रोच कोन में तो होता है, लेकिन 9 स्टोरी बिल्डिंग, एब्सोल्युटली यू नो 9 स्टोरी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। एक खबर मैं आपको और दे देता हूं, एयर इंडिया की ही एक और फ्लाइट में तकनीकी खराबी की खबर आ रही है। ये फ्लाइट है AI 159। इस फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा है। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये फ्लाइट और इस फ्लाइट को भी तकनीकी खराबी की वजह से कैंसिल करना पड़ा है। अब देखिए ये सब कोइंसिडेंस है कि ये भी अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट थी जो कि AI 171 जो क्रैश हुई थी, ये भी अहमदाबाद से ही उड़ रही थी, वो भी क्रैश अहमदाबाद में हुआ। निर्णय इसके बारे में अगर कोई खबर आपके पास हो, ये जो फ्लाइट है अहमदाबाद लंदन, इसको कैंसिल क्यों करना पड़ा है? देखिए जो एयर इंडिया की तरफ से जानकारी मिल रही है और जो पैसेंजर्स बता रहे हैं उन्हें जो सूचना दी गई है वो ये बताया गया कि AI 159 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए आज 1:10 पे रवाना होने वाली थी, उसके टेक ऑफ से करीब 1 घंटा पहले पैसेंजर्स को ये बताया गया कि ये फ्लाइट जो है इसमें कोई मेजर टेक्निकल फ्लॉ है जिसकी वजह से आज ये फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाएगी।
कई पैसेंजर्स थे जिनका ऑलमोस्ट इमिग्रेशन भी हो चुका था, सिक्योरिटी क्लियरेंस भी उनका क्लियर हो गया था। उसके बाद उन्हें ये बताया गया है और पैसेंजर्स का ये कहना था कि जो जानकारी उन्हें मिल रही है अनऑफिशियली, ये पहले से कुछ प्रॉब्लम थी लेकिन उनको जानकारी लेट दी गई और अब ये बताया जा रहा है कि जो ये फ्लाइट है ये 2 दिन बाद अब टेक ऑफ करेगी और इसकी वजह से यहाँ पैसेंजर्स को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन जो टेक्निकल रीज़न है, क्या किस वजह से ऐसा टेक्निकल फ्लॉ है जिससे ये फ्लाइट अब टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगी आज के दिन, वो एग्जैक्ट रीजंस नहीं बताए गए। पर ये बताया मैं गया आपका शुक्रिया करूंगा। आपने बताया पिछली खबर पर भी किस तरीके से जो है पैनिक में उन लोगों ने बिल्डिंग से बाहर निकलने की बालकनी से कूद कर कोशिश की और ये दूसरी फ्लाइट जो अभी कैंसिल हुई है, सुरक्षा सबसे ऊपर है, उसकी वजह से कोई अगर फ्लाइट कैंसिल होनी पड़े असुविधा भी होती है लोगों को, लेकिन समझना चाहिए कि खासकर ऐसे हादसे के बाद कोई रिस्क लेने का सवाल ही नहीं है। बहुत शुक्रिया निर्णय आपका। हम बात कर रहे थे इजराइल और ईरान की लड़ाई की और उसमें अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का यह कहना कि कुछ बड़ा करने वाला हूं मैं, G7 समिट छोड़कर के वो आ गए। तो ये चर्चा थी कि क्या अब अमेरिका खुद सीधे ईरान के ऊपर हमला करेगा। इस बीच हमारी चिंता भारत की है कि वहां जो करीब 10,000 के लोग हैं उनको हम बाहर कैसे निकालें। तो भारतीयों को ईरान से निकालने का अभियान तेज कर दिया गया। पहले बैच में 100 भारतीय नागरिक जो हैं वो ईरान से सड़क के रास्ते आर्मेनिया भेजे गए, मैंने आपको बताया, और आर्मेनिया से अब इनकी फ्लाइट भारत आएगी। कुछ हमारे पास कुछ मैप्स हैं, कुछ नक्शे हमें दीजिएगा जरा स्क्रीन पर, ताकि एक आइडिया आपको लगे कि हम कहां हैं, कहां लड़ाई चल रही है, कहां से हमें अपने लोगों को निकाल करके जो है वो लाना है। सर अगर इस पर हम लोग थोड़ा सा बता सके लोगों को, आपकी तो जिंदगियां मैप पढ़ने में बीत गई हैं। मैं भी बताऊंगा। हाँ जी प्लीज आइए सर, आइए सर, आ जाए प्लीज। ईरान ईरान है लोकेटेड है। अगर आप देखिए ईरान के आसपास के देश कौन से हैं, सबसे पहले इराक है, उसके बाद नॉर्थ में जाएंगे तो आर्मीनिया और अजरबैजान है। हाँ, ये हम इवैक्यूएट कहां से कर रहे हैं? वहां आर्मीनिया से वो ऊपर लिखा हुआ है। राजधानी का नाम है येरेवान। कई साल में आपका राजदूत था वहां पर। तो ये तबरीज जाएंगे सर, और तबरीज से ये क्रॉस ओवर करके इनटू ये तबरीज जगह जो है आप देख रहे हैं, यहां से ये लोग क्रॉस ओवर करेंगे इनटू आर्मेनिया, फिर ये उसकी राजधानी येरेवान चले जाएंगे, एरेवान उसको कहते हैं, और येरेवान से फिर जहां से इनको वापस मतलब ईरान के उत्तरी बॉर्डर से निकले, ईरान के नॉर्दर्न बॉर्डर से। और एक चीज और दिलचस्प है, कई हजार हमारे विद्यार्थी मेडिकल स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ येरेवान में भी अभी पढ़ते हैं। अच्छा। वहां पर जैसे ईरान में वो पढ़ रहे थे। अभी दूसरी आ जाती है अजरबैजान पर। हमारे रिलेशंस आर्मीनिया के साथ बहुत अच्छे हैं और इस वजह से भी है क्योंकि हमारा डिफेंस कॉपरेशन बहुत है। हमने उनको अभी 6 यूनिट्स दी हैं आकाश मिसाइल की, 6,000 करोड़ की डील है, भी वो खरीद रहे हैं। सॉरी, और साथ में उनको मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स भी दिए गए हैं, लोग देख भी पाते हैं आपको। मैंने इसलिए इधर बुलाया आपको। अभी इसके बाद नेक्स्ट आता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान एक और एरिया है, फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये लगते हैं इनके साथ। पाकिस्तान से तो खैर कोई उम्मीद की नहीं जा सकती, और अफगानिस्तान ऐसे हालात में उम्मीद नहीं की जा सकती। नहीं सर, इवैक्यूएशन के लिए भी नहीं। उन्होंने हमने पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया था। वो तो जय हिंद करके हमारे जहाज में बैठ गए थे जब हमें सर हमने ये याद रखिएगा, इजराइल से भी इवैक्यूएट किए हैं अपने लोग, बिल्कुल। आर्मीनिया से कभी नहीं किया। आर्मीनिया विल बी मोर देन हैप्पी। मैं जानता हूं उनको सर, कई उनकी भाषा बोलता हूं। दे विल बी डिलाइटेड टू हेल्प इन एनी, किस तरह से हम मदद कर सकते हैं वो करेंगे सर। वो बहुत बड़ा देश है ईरान। अब एक तो ये जानकारी होना भी आपके लोग कहां कहां पर हैं। राइट, वो पता है सर, हमारी मिशन को आप पूरा पता हो, रजिस्टर्ड होते हैं सब, वी नो एवरीथिंग। और आर्मीनिया तो छोटा सा देश है, लेकिन दे विल बी डिलाइटेड। मेरी बात मानी, मैं तो गया हूं इस बॉर्डर पे सर, दे बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। हमारे 1500 के करीब स्टूडेंट्स हैं वहां पे। बंदर अब्बास पे हमारे शिप्स लगातार जाते हैं सर, हमारा बड़ा संबंध है इनके साथ। चावार पोर्ट आप यहां देख रहे हैं जो हम बना रहे हैं, गादार पोर्ट के बगल में। और यहां से जो मिलिट्री की एवेक्यूएशंस होती है उसमें आप जानते हैं कि इजराइल से हमने शिप के द्वारा एवेक्यूएट किया था सारा का सारा वहां से, और हमारे जहाज थे। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं बंदर अब्बास जो पोर्ट है, हमारे शिप्स की लगातार विजिट्स यहां नेवल शिप्स की होते रहती है, और ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक हार्बर है। इसके बगल में देखिए चावार पोर्ट है, यहां से देखिए ये आप जो देख रहे हैं बलूचिस्तान का एरिया, और आप यहां देख रहे हैं कराची। तो यहां से ये गल्फ से यहां पर कल इंटरसेप्ट किया था ब्रिटिश शिप को ये ईरानियन नेवी ने। वो चाह रहे कोई भी शिप्स इधर ना आए ताकि टारगेटिंग में हेल्प ना हो। थ्रू सी इवैक्यूएशन की नौबत कभी आई है? मैंने देखा है लगातार सर, लगातार सी इवैक्यूएशन तो हमने बहुत पहले किया था यमन से। और उसकी भी एक कहानी बता देता हूं सर, कि उस समय लगातार बम्बार्डमेंट चल रही थी, सऊदी अरेबिया कर रहा था। तो आपके विदेश मंत्री जो डॉक्टर सुषमा स्वराज ने बात की विद द फॉरेन मिनिस्टर
ऑफ सऊदी अरेबिया की बमबारी बंद करो, हमारे लोगों को निकालना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं निर्णय नहीं लूंगा, आस्क प्राइम मिनिस्टर टू स्पीक टू द किंग। पीएम ने बात की कि भाई 7 दिन के लिए 7 घंटे के लिए आप रोक दो। वो बोले 7 घंटे नहीं रोकेंगे, 7 दिन 1-1 घंटे हम बम्बार्डमेंट रोकेंगे। रोकी और हमारा जैसे जहांबाज जैसे नेवल बता दूं सर, 17 से ज्यादा नेवल शिप्स ने पिछले 20 सालों में एवेक्यूएशन किया है। अभी जिबूती से भी हमारा हुआ था ऑपरेशन गंगा, कई ऐसे जो आपको पता होगा जहां पर हमने एवेक्यूएशन किया लगातार। और सागर के तहत जो सिक्योरिटी ऑफ ऑल ग्रोथ इन द रीजन के तहत लगातार हम सी से एवेक्यूएशन करते हैं। अफगानिस्तान के थ्रू मुमकिन है सर? नहीं, अभी अफगानिस्तान के कारण ये है कि यहाँ उनको ईरान खुद पाकिस्तान के ऊपर एयर स्पेस से लाएंगे, क्योंकि लैंड बॉर्डर हमारा कोई टच नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ तो सीधा पोर्ट में ले आइए, यहाँ ऊपर अर्मेनिया में ले जाइए उसको। तो नेवी हमारी जो है वो HADR ऑपरेशन में सबसे बड़ा योगदान देती है। कहीं भी इंटरनेशनल सिनारियों में नेवल शिप्स जाती हैं और उसके साथ में अगर हमारे स्टूडेंट्स नॉर्थ में हैं, तेहरान के ये तो खैर ऊपर तेहरान से ऊपर निकल गया ना, वो आर्मेनिया चलेगा। उधर तुर्कमेनिस्तान जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, करने के लिए बोला गया है दूर ट्रंप के द्वारा, तो इवैक्यूएट करके निकल रहे हैं लोग। वो डेजर्ट इलाका है, वहां से नहीं। अरे सर इसमें कहीं इजराइल भी दिखा दीजिए हमें, तो छोटा सा ये इजराइल है। इसका देखो कैपिटल तेल अवीव है यहाँ पे। ये अबाउट 1800 से 2300 किलोमीटर दूर पड़ता है ईरान से, अलग अलग जगहों से। तो जो लोग कई बार मिसाइल की हम बात करते हैं, ऐसी मिसाइल्स का नाम ले रहे हैं जो 1400 किलोमीटर रेंज है, तो शायद वो सही नहीं है। इनके डिफरेंट मिसाइल्स की रेंजेस बहुत अलग है। कॉमोडोर साहब, आप एक ऑनरेरी यहूदी को कह रहे हो कि टेल अवीव कैपिटल है, जेरूसलम कहां गया? हाँ सर, सवाल ये था कि ईरान की इजराइल की जो मिसाइलें हैं इतनी दूर वहां जा रही हैं और वो भी अटैक कर पा रहा है, उसके लिए तो चलिए आसान है, छोटा सा देश है। लेकिन इजराइल के लिए, और अगर अब यूएस आता है इतने बड़े मुल्क में और उसने भी स्प्रेड कर रखा होगा अपने सारे एसेट्स को, कितना मुश्किल होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो यूएस का है, अगर हम देखें यहां से इंडिया से वो डीगो गार्शिया अबाउट 2000 किलोमीटर दूर है। वहां पे उसके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स प्लेस होते हैं और वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं B-52 और B-2, ज्यादातर उसको रखता है, और KC-135 रिफ्यूलर्स को, जो हवा में ही ईंधन भर देते हैं जहाज के अंदर। तो अगर वहां पे पोजीशन करता है अपना B-2, बिकॉज आपने बात करी थी बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स की, तो अगर बंकर बस्टिंग बॉम्ब B-2 इसलिए कैरी कर सकता है, उसका पेलोड 18,000 kg तक का है, मतलब 18,000 kg के वो बॉम्ब्स कैरी कर सकता है, और इसका एक बॉम्ब का वेट है 13,600 kg। तो अगर वो वहां से टेक ऑफ करता है डीगो गार्शिया से, तो उसका डिस्टेंस ईरान तक है 3,750 किलोमीटर और टोटल उसकी रेंज है 11,000 किलोमीटर। यानी कि विदाउट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी वो आके अटैक करके वापस भी जा सकता है, और वो स्टेल्थ बॉम्बर है, यानी कि उसका सिग्नेचर रेडार के ऊपर जो उसकी परछाई आती है रेडार पे, वो बहुत कम है। एयर डिफेंस तो वैसे ही कुछ नहीं बचा, एयर डिफेंस तो वैसे ही आपने देखा कि कुछ दिनों में कुछ बचा ही नहीं है, और खासकर उनके नॉन स्टेट एक्टर्स ने भी जो जाके रेडार्स मारे हैं। अब जो हमारे पास तस्वीर भी होगी B-2 बॉम्बर का, हमने इतना जिक्र किया, विजुअल्स में हमारे पास होगा, तो वो तस्वीरें दिखा दीजिए कि कौन सा वो खास बॉम्बिंग जहाज है जिसकी इतनी बात हो रही है। ये आ गया आपकी स्क्रीन, इसे कहते हैं साहब B-2। और इस जहाज में बॉम्ब अंदर कैरी किए जाते हैं, बाहर नहीं होता, और वो बॉम्ब खोलता है, उसके बाद बॉम्ब गिरता है। अब ये एक ही बॉम्ब कैरी कर सकता है, ये वाला बंकर बस्टर GBU-57, और इसको कहते हैं MOP, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। तो ये वो वाला बॉम्ब है कि जब गिरता है, इसका मास देखिए 13,600 kg, जब गिरता है, जाता है, डिले फ्यूज होता है, एंड इंपैक्ट से अंदर जाता है और 200 से 250 फुट तक अंदर जाके एक्सप्लोड करता है। तो सोचिए उस टनल का क्या बचेगा उसके बाद। पिक्चर्स हमारे पास हैं जो फोर्डो और नतांस की जो तस्वीरें हैं, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसकी तस्वीरें भी हमारे पास हैं, वो भी दे दीजिएगा स्क्रीन पर कि इसकी जरूरत इस्तेमाल की पड़ने कहां पर वाली है। जी सर आप बोलिए प्लीज। कुछ एक सरप्राइज देना चाहता हूं इसके ऊपर में। हाँ जी, अगर वो पीछे वाला आप दिखा दें, एक सेकंड बता देता हूं मैं। ये वो जगह है इस मैप पर, ये ईरान का नक्शा है पूरा। ये फोर्डो है जो कोम सिटी के पास है, और बिल्कुल तेहरान से सबसे नजदीक ये पड़ता है। उसके बाद नतांस, उसके बाद इस्फहान। ये वाला जो है इसी को काफी बुरी तरह डिस्ट्रॉय भी किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है ये, लेकिन सबसे एडवांस्ड जो सेंट्रीफ्यूज हैं वो इसके अंदर है, फोर्डो के अंदर। ये जमीन के। और नतांस जो है उसके अंदर दोनों ऊपर हैं और नीचे भी हैं, यानी कि
ओवरग्राउंड वाला डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो इसका अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है शायद बचा है, लेकिन ये पहाड़ी के अंदर है। पहाड़ी के अंदर का मतलब है कि पहाड़ी के 200 से 300 फुट नीचे जो टनल्स के अंदर इसको बनाया गया है, और ये बड़ा लंबा स्प्रेड है, और इसको नॉर्मल बॉम्ब से, जो इनके BLU पेनिट्रेटर बॉम्ब्स थे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, लेकिन ऊपर के हिस्से पे खूब आग लगी है। पिछले वाली वो दे दीजिए विजुअल, कुछ कहना चाह रहे थे सर उसको। मैं ये कह रहा था B2 बम्बर की बात जब करते, बड़ा आश्चर्य होगा दर्शकों को और आप हम सबको समझ के कि इन्होंने 4 अप्रैल को जब ट्रंप आए थे शासन में और टैरिफ लगा था, उस समय उन्होंने B2 बॉम्बर की 6 बॉम्बर की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट उन्होंने इंडियन ओशन में की। देवगार्सिया में 30 है उनके पास, उसमें से 6 यहां आए। कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उनको कि आप ये क्यों कर रहे हैं, और उसके साथ उन्होंने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, उन्होंने कार्ल विल्सन, हैरी ट्रूमैन और ये नेविस क्लास आप कह रहे हैं, इन तीनों की डिप्लॉयमेंट की। आप जरा वो पिक्चर दिखा दीजिए, मैं कहूं कि कहां पे सर। एक ब्रेक के बाद हम लोग बात करते हैं इसमें, आप जो बताना चाह रहे हैं और ऐसा क्यों किया था उन्होंने, ये सब सवाल है कि लड़ाई आगे बढ़ रही है तो अब किस अंजाम तक जा रही है। क्या मकसद अब केवल ईरान की न्यूक्लियर हथियार खत्म करना है, या उसको हथियार बनाने से रोकना है, या फिर अब बात रुकेगी जाकर के तो वो खमेनेई साहब के ऊपर, यानी अयोतला के ऊपर, और वो बताया सबने अभी कि शायद वो अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। और स्वागत वॉर रूम देख रहे हैं आप, मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ मेहमान एम्बेसडर दीपक बोरा, मेरे जनरल दत्ता, एयर कमोडोर एस बैल, कैप्टन शाम कुमार हमारे साथ हैं। ईरान इजराइल की लड़ाई चल रही है, बम गिर रहे हैं ईरान पर और परेशान हो रहा है पाकिस्तान। इजराइल पर परमाणु हमले की धमकी के बाद घबराए पाकिस्तान ने अब खुद ही ईरान के दावों की हवा निकाल दी है। पाकिस्तान ने ईरान के दावे को फर्जी करार दिया है। क्या दावा था वो? ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC के एक सीनियर जनरल मोहसिन रेजाई ने अपने नेशनल टीवी को इंटरव्यू में दरअसल ये दावा कर दिया था, और वो ऑन रिकॉर्ड है, कि पाकिस्तान ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर परमाणु बम का उपयोग करता है तो हम इजराइल के ऊपर परमाणु बम से हमला कर देंगे। ये खबर आई, खबर फैली, दुनिया में चर्चा होने लगी और परेशान होने लगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, जो उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर के सफाई दी कि ये सारी खबरें झूठ हैं और पाकिस्तान ने ऐसा कोई भरोसा ईरान को नहीं दिया है। तो बेसिकली ये ईरान के जनरल को झूठ बोल रहे थे, झूठा कह रहे थे। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स उसके अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हैं, ना कि किसी और देश के बचाव में इस्तेमाल के लिए। अब यह दरअसल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट का सबब बन रहा था, और दुनिया में उसके जो पाकिस्तान को जो लोग पसंद नहीं करते, उनकी नजरों में एक बार फिर ये चर्चाएं होने लगती। इससे पहले पाकिस्तान ने ये अपने आप को बचाने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि ईरान का जनरल बोलेगा और यूं ही कह देगा कि हमें पाकिस्तान ने आश्वासन दे रखा है, और इतनी बड़ी बात हो गई कि उसके बाद पार्लियामेंट में खड़ा होकर सफाई देनी पड़ी डिफेंस मिनिस्टर को पाकिस्तान ने। सारी खबर आपको क्या बताती है कि पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट है। पाकिस्तान में एक हाथ क्या कर रहा है दूसरे हाथ को नहीं पता, एक उनकी संस्था क्या कर रही है दूसरी संस्था को नहीं पता, दूसरी इंस्टीट्यूशन को नहीं मालूम है। ये बात किसने कही जाकर के ईरान के जनरल से, और वो सीनियर आदमी है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, अपने स्टेट टीवी के ऊपर बात कर रहा है, यूं ही कह देगा क्या वो कोई बात? तो पाकिस्तान में किसने ये आश्वासन दिया ईरान को? किसी ने तो दिया कि चिंता मत करना, हम तो तुम्हारे पीछे खड़े हैं और हमारा बम तुम्हारे बचाव में हम लेकर के आ जाएंगे। कौन था वो? क्या पाकिस्तान की सेना थी? क्या ये वाला जनरल मुनीर था, या इससे पहले वाला कोई जनरल था जो वादा कराया था ईरान को? क्योंकि अपने प्रधानमंत्री को तो और राष्ट्रपति को वो कुछ समझते नहीं, जो सरकार चला रहे हैं वो उनके लिए प्यादे हैं, और फॉरेन पॉलिसी हो खास तौर पर और रक्षा नीति, ये तो पाकिस्तान में उनकी सेना डिसाइड करती है। तो यह आश्वासन जरूर सेना की तरफ से दिया गया होगा, जिसकी कोई हवा वहां की सरकार को थी ही नहीं। और जब ईरान के जनरल ने यह बात ऑन रिकॉर्ड बोल दी, तब पाकिस्तान का हलक सूखने लगा कि आखिर ये क्या बोल दिया इन्होंने, और दुनिया भर में हमारी किरकिरी होने जा रही है। सर, ये बात झूठी तो नहीं होगी जो इन्होंने कह दी? मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही है। आपको याद होगा कि पिंजड़े वाली मुनरिया, सॉरी मैड मुल्ला मुनीर भी तो गया था वहाँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने प्राइम मिनिस्टर का। ईरान गया था कि नहीं? गया था ना वो, और उसने एक घड़ी भी प्रेजेंट की थी ईरानियन चीफ ऑफ स्टाफ को। उस घड़ी में ट्रैकर लगा था, इजरायली ने उसका प्रयोग करके उड़ा दिया। तो अपनी छवि बचाने के लिए उसने शायद बोला होगा, मैं घड़ी तो आपको तोहफे में नहीं दूंगा, पर एक छोटा बॉम्ब दे दूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं इसको इसराइल पे फेंकूंगा। इसराइल छोटा सा देश है, ये सवाल नहीं पैदा होते। किराए के बॉम्ब है, वो तो पहरेदार है अमेरिकन बॉम्ब्स का, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि वो ईरानियन झूठ नहीं बोल रहा था। जितने मर्जी प्रेशर में हो, वो झूठ नहीं कह रहा था, और पाकिस्तान ने सोचा मैं फायदा उठाऊंगा इस सिचुएशन
एडमिनिस्ट्रेशन का। मेरे संबंध ईरान के साथ अच्छे नहीं है। पिछले साल जनवरी में एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे, उसके बाद उनका प्रेसिडेंट वहां गया, बोला डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट, ब्रदरली सिस्टरली इस्लामिक, तो ठीक हो गया, फिर मिसाइलें शुरू हो गई। मेरा मानना है कि ये मैड मुल्ला मुनीर ने अपनी छवि को सही करने के लिए ये उसको कहा कि टाइगर वो घड़ी की बात ज्यादा मत करियो, हम जो है आपकी रक्षा न्यूक्लियर बॉम्ब से करें। इससे और क्या पता लगता है सर कि सेना ही सुप्रीम है 100%। और है क्या, और है कौन? उनको मालूम ही नहीं था कुछ जो ये बोल रहे हैं पार्लियामेंट, तो सवाल ही नहीं पता हो तो उसको बताएगा कौन? वो तो सिर्फ जाता है, कभी मुन्नीरिया बुला लेता है कि भाई मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं आके धो दे, वो जाके धो देता है। उससे बड़ी चीज क्या है? और वहां पे रोल क्या है पॉलिटिकल लीडरशिप का? नथिंग, जीरो। सौरभ, ऑन द लाइटर साइड, मुनीर ने घड़ी दी, उनका आर्मी का चीफ मारा गया क्योंकि इजराइल ने उसके अंदर एक चिप एम्बेड किया था। राइट। उसका बदला लेने के लिए ईरान के जनरल ने बोला है कि पाकिस्तान ने बोला कि हम बम मारेंगे ताकि इजराइल इनके ऊपर आके बम मारे और बदला ले लिया जाए। तो वो जो बदला जो इनका मारा गया आर्मी का चीफ, मुनीर की घड़ी की वजह से ये मुनीर के ऊपर बम मरवाने के लिए। लेकिन ये ड्रामा तो सरेआम हो रहा है ना। अभी हमने कल भी बात की थी सर इस खबर के बारे में, आज डिनायल आ गया पाकिस्तान। सर ये घड़ी बड़ी डेंजरस है, मेरी घड़ी दे दूं आपको सर? हमेशा से पाकिस्तान अपने आप को पोर्ट्रे करता आया कि मैं मुस्लिम उम्मा के लिए ये बॉम्ब बना रहा हूं। ये सिर्फ हमारा ही नहीं है, ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को, ये इस्लामिक वर्ल्ड को ये प्रोटेक्ट करेगा। और कहीं ना कहीं जब बात आती है एक और ब्रदर, इस्लामिक ब्रदर कंट्री की, तब वो भूल जाते हैं कि वो सुन्नी है कि वो शिया है, तब वो एकदम बात करते हैं मुस्लिम उम्मा की। लेकिन कोई भी ऐसा तरीका नहीं होगा जब, या कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि कल अगर ईरान कहे पाकिस्तान को कि आप ये न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करें, वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद से वो एक पारिया स्टेट बन जाएगी पूरे विश्व। टोटली। इसका अपना क्या बचेगा फिर? कुछ नहीं बचना। अच्छा ठीक। मेरा मानना आ रहा हूं, इसी से जुड़ी खबर है, एक दूसरी अपडेट लेकर के मैं आ रहा हूं आपके पास। अब ईरान इजराइल की वॉर के बाद पाकिस्तान को डर किस बात का है? पहले तो ये था कि भाई ये हमारी बेइज्जती दुनिया में हो गई और दुनिया हमारा गला दबाने को आ जाएगी कि तुम अपना बम किराए पे देना चाहते हो किसी को। दूसरी बात, पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त पैनिक है। पाकिस्तान को यह डर है कि ईरान को निपटाने के बाद इजराइल का अगला निशाना क्या पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान में इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही है कि इजराइल और इंडिया दोनों मिलकर पाकिस्तान पर फिर हमला कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में ना भारत की तरफ से कभी कोई बात हुई, ना इजराइल ने पाकिस्तान को लेकर के कोई इंटरेस्ट शो किया है। फिर भी पाकिस्तान में खौफ है। वो तो एक तो पहले ही वो इजराइल को तो वो मान्यता ही नहीं देते एक देश के तौर पर, और वो यहूदी दुश्मन है, उनका पूरा देश इस बात को मानता है। अब उनके टीवी चैनलों पर यही बात हो रही है कि पाकिस्तान कैसे बचेगा अगर इजराइल और इंडिया दोनों उसके एटॉमिक हथियारों को खत्म करने के लिए उस पर हमला कर दें। अच्छा, ये इशाक डार साहब की जो है ये थोड़ी लूज स्टॉक कर गए अपने टीवी के ऊपर, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, हम अपने टीवी से इनको जवाब दे देते हैं। कैप्टन साहब क्या कहा इन्होंने, ऐसी की तैसी इनकी? आपके लिए हमने पहले लफ्ज निकाल रखे हैं, आपकी सेना के लिए, आपके मनोबल के लिए। आपकी हर फितरत का अंदाजे नजर हम जानते हैं। हमने पूरी उम्र गुजारी है तोपखाने में, गुसल खाने में नहीं। आप मेरी बात समझिए। आपकी ऐसी की तैसी हम कर सकते हैं। हमें आता है तोप चलाना, आपको आता है स्विमिंग पूल में नहाना। आप वहीं रहिए और वहीं से अपनी बातें करते रहिए। मैं जहां तक बात करूं पाकिस्तान की, तो नेतन्याहू ने पूरी तरह अच्छी वार्निंग आपको दे रखी है। इस्लाम का जो आप रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं और आप बेथलेहम पे मार रहे हैं, यरूशलेम पे मार रहे हैं, और आप वहां के जो धार्मिक स्थानों को नजारत पे मार रहे हैं आप, और अरब कंट्रीज को एक करना चाह रहे हैं, ये नहीं होने वाला। और उन्होंने इसलिए कहा है आपको कि ईरान पहला टारगेट है जिसको बम गलत हाथों में जाने से रोकना है, इसलिए हमने आपको 61वें दिन अटैक किया है। हमारी आपकी जनता से कोई डर नहीं है सर। लेकिन नेतन्याहू ये बात एक बार ओपनली कह चुके हैं, पाकिस्तान पे कहा कि दोनों स्टेट हैं, इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं। वही कर दूसरी बात उन्होंने कहा है कि उसको मारना, पहला टारगेट है ईरान और दूसरा टारगेट है पाकिस्तान। ये परसों उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली इनको डर है, खौफ है। और देखिए नेतन्याहू ना वर्ल्ड में एक मैसेज दे रहे हैं सभ्यता का। वो पारसियों को सलाम कर रहे हैं, वो जगा रहे हैं पारसियों को, जोरोस्ट्रियंस को। वो कह रहे हैं आपकी जनता बहुत अच्छी है। अब वो उन्होंने कह दिया तेहरान खाली कर दो। मेरा मानना है, बड़ा जो कह रहे हैं ना ट्रंप, मेरा मानना है फिजिकल ऑक्यूपेशन तेहरान का होने वाला है। मेरा यह मानना है फिजिकल ऑक्यूपेशन होने वाला है। फिजिकल ऑक्यूपेशन होने वाला है आज या कल। लैंड फोर्सेस और लैंड करने वाले हैं लोग वहां पे, इसलिए तेहरान खाली करा, क्योंकि हो सकता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें रेडिएशन है, या तो वहां के जो बचे खुचे हैं उनको निकालना है।
जो आप कह रहे थे ना ब्यूटर बॉम्ब चाहिए उनको हटाने के लिए, तो वो चाहिए ग्राउंड फोर्सेस अब आने और देखिए अप्रैल में इसकी तैयारी हुई थी, मैंने आपको कहा, मैंने कहा अप्रैल में तैयारी हुई थी इसकी। कैरियर ग्रुप डिफेंस, कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया था, टैरिफ जैसे लगाया चुपचाप अंदर अंदर डिप्लॉयमेंट की गई और उसी दिन से अब 60 दिन का माहौल देखिए, 60 दिन हुए पूरे और हमास हबीबुल्लाह शांत करके हुती को। सर एक सवाल मैं एम्बेसडर साहब से लेके आ रहा हूं, एक सेकंड में सर ये बताएं, अगर रिजीम चेंज ईरान में हो जाता है, वहां कोई मतलब आयतुल्लाह की हट जाए हुकूमत, वहां से कोई और लीडरशिप इमर्ज कर जाए, हमारे लिए अच्छा है ये? कहना बड़ा मुश्किल है, डिपेंड करता है। अगर आयतुल्लाह की जगह कोई सही आए, मायातुल्लाह फॉर एग्जांपल, जो माया में बिलीव करता है, तो हम तो मदद करेंगे उसकी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि लोग कहते हैं कि शाह ईरान तो भारत के बरखिलाफ था, दैट इज प्रूव्ड, तो सबको मालूम है पाकिस्तान के साथ बहुत डार्लिंग चलता था उसका। लेकिन ये जो इससे पहले शाह था, जो शाह था, क्षमा कीजिए, आयतुल्लाह शाह जो था वो तो बहुत एंटी इंडिया था और बाद में थोड़ा बहुत बदल गया था, लेकिन हमेशा के लिए ही हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पाकिस्तान। अभी जो ये आयतुल्लाह सरकार आई थी, खुमैनी साहब भी और ये भी, कश्मीर के बारे में ये तो काफ़ी बोलते रहते हैं ऐसी की तैसी, जो इन्होंने अभी शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरा मानना है कि इन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि चाबहार में भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी, दोस्ती हमारी इनके साथ, बड़ा छोटी बहुत चीज़ें करते रहते, बट हमने इग्नोर किया इन द लार्जर फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट। और अब जो अगर चेंज रेजीम होगी, 100% एक डेमोक्रेटिक रेजीम आएगी। मेरा मानना है सर कि शाह रजा पहलवी का जो साहबजादे बैठे हुए हैं अमेरिका में, मेरा मानना है कि वो वापस आ सकता है। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगी, डेमोक्रेटिक इलेक्शन जिनको अमेरिका तय करेगा किसने जीतना किसने हारना है। अमेरिकन कंपनीज आएंगी, सैंक्शंस हटेंगे, तेल निकालेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और सारी दुनिया में खुशहाली। ये जो शाह रजा पहलवी हैं, ये जो यूरोप में बैठे हैं, शायद जो अमेरिका में अमेरिका में बैठे हैं, इनके बारे में कुछ मालूम है, इनका क्या रुख है? ओह यस, आई मेट द फेलो सर। अच्छा। ये तो 100% वेट कर रहा है कि ये ईरान तो मेरी जागीर है, मुझे वापस वहां जाना है। ईरान के लोग सड़कों पे खड़े होकर मेरी राह देख रहे हैं, ये उसका मानना है और लोगों को यही कहता है। इसका आउटलुक नहीं पता हमें इंडिया के लिए क्या है। उसको इतना दिमाग नहीं है शायद कि अपने फादर से तो सुना होगा कि ये हुआ है वो हुआ, बट आई डोंट थिंक उसको कोई ऐसी खास चीज है। वो जाएगा एंड ही विल बी टोटली आंसरेबल टू द अमेरिकन। अब मैंने मेरे अपने जीवन में सर, मैंने कई बार कुछ ऐसे मिनिस्टर से दूसरे देशों में बात की है कि भाई तुम बताओ कि आपका इसके बारे में क्या विचार है। बोले हमें क्यों तंग करते हो, जो अमेरिका कहेगा हम वही करेंगे। तो यही हाल इनका होगा, मतलब कोई भी और अगर यहाँ पर सत्ता में आ जाए तो वो वही करेगा जो अमेरिकी लोग कहेंगे। सर पहले पाकिस्तान की बात जरा। हाँ, मैं सिर्फ ये पाकिस्तान के जो मिनिस्टर साहब हैं, इनकी ऐसी की तैसी अभी ऐसा है कि इनकी ऐसी की तैसी तो हमने कर दी थी नूर खान में, सरगोदा में, और इससे बड़ी ऐसी की तैसी क्या होगी इनकी। उसके बाद इन्होंने अपनी ऐसी की तैसी खुद कर ली, मुनीर को फील्ड मार्शल बना के। बेशर्म लोग हैं, शर्म नहीं आती। दूसरा, G7 की क्या स्टेटमेंट थी कि ईरान एक टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला देश है। पाकिस्तान क्या है? G7 के नजरिया पाकिस्तान के लिए भी वही होगा, हालांकि उन्होंने इतना खुल के नहीं बोला था। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर सेंटर ऑफ टेररिज्म है। दुनिया के अंदर जितने बड़े हमले हुए, कहीं भी टेररिस्ट अटैक हुए, उसका लिंक पाकिस्तान के साथ निकल के आता है। तो आप ये मान के चले, पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए, अगर G7 ये बोल रहा है कि टेररिज्म के खिलाफ है वो, हमारे मोदी साहब कहाँ बैठे हैं अभी? G7 में गया ना मीटिंग में, और उसके बाद में क्या निकल के आएगा बात। और पूरा जो यूरोपियन यूनियन है उसका झुकाव किसकी तरफ रहेगा? पाकिस्तान की तरफ रहेगा कि भारत की तरफ रहेगा? तो ये जो इनका जो न्यूक्लियर का था ना, जो डंका, वो तो हमने इनकी डंकी फोड़ दी। उसको ये डर है सर कि इजराइल अगला हमला बिल्कुल इनका न्यूक्लियर, अगर इसके बाद इजराइल को ये लगे या अमेरिका को ये लगे कि ये मेरे काबू नहीं आ रहा, तो इनका काम खत्म हो गया। इनका काम खत्म होने 24 घंटे नहीं लगेंगे। अगर भारत और इजराइल मिलकर कर दे, 24 घंटे में इनका सारा काम खत्म हो जाएगा। अरे इनको हर वक्त ये लगा रहता है कि इंडिया और इजराइल कोई साजिश कर रहे हैं इनके खिलाफ, मतलब जैसे हमें और कोई काम नहीं है। 1980 में एक बार एक सिचुएशन आई थी जब मिसेस गांधी को बोला गया था, इजराइल ने कहा था कि हम आके आपका जामनगर और उधमपुर बेस लेंगे और उसके बाद अटैक हम करेंगे, सब कुछ वो करेंगे। तो उस समय बात चल रही थी, लेकिन कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ और खासकर मिसेस गांधी की डेथ के बाद तो फिर वो डाई डाउन ही हो गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम बात कर रहे थे राजा पहलवी की, तो वो 17 साल की उम्र के थे जब 1979 का रेवोल्यूशन हुआ था, ईरान रेवोल्यूशन, और फिर वो गए थे यूएस। तब से वो यूएस के अंदर रहते हैं। अब उनकी डॉटर
की शादी, जो दूसरी डॉटर है, उसकी शादी Jewish. जूइश बिजनेसमैन के साथ हुई है, और इसकी वजह से शायद उसको उतना सपोर्ट ना मिले इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से। पीपल, मैं समझ आता हूँ, द पीपल ऑफ ईरान, उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। 70s में जब मैं जाता था, डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम तेहरान टू टेल अवीव, यंग पीपल, हैंडसम फेलोज लाइक द आवर एंकर हियर, वो फ्लाई करके जाते थे वहां नाचने के लिए, शराब पीने के लिए। गाढ़े मित्र, गुप्त मित्र और फिर शत्रु। 50-60s पहला डिप्लोमेटिक रिलेशन ईरान ने बनाया था। एग्रीकल्चर, फ्यूल, जब तक फ्यूल उत्पादन नहीं हुआ इजराइल में, ईरान उनको फ्यूल देता रहा और गुप्त मित्र बने 70s में। 79 के बाद से ये प्रॉब्लम आई और अब फिर वापस आ जाएंगे। अरे एक तस्वीर अभी हम स्क्रीन पर देख रहे थे, जरा दिखा दीजिए। वो नेतन्याहू की पिक्चर जो थी, वो एक एयरफोर्स बेस पर गए थे और अपने लोगों से बात कर रहे थे। वो ये इन्होंने जारी किए। अब इस आदमी के बारे में भी थोड़ी बात हो जाए। आप इमेजिन कीजिए इसने क्या क्या किया पिछले कुछ वर्षों के अंदर। पहले एक बड़ा हमला होता है इजराइल के ऊपर, जिसको 7 अक्टूबर 2023 का ब्लैक डे माना जाता है, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए, हमास ने उनको कत्ल किया था। उस दिन के बाद से ये आदमी रुका ही नहीं। हमास को खत्म किया, हौतियों को खत्म किया, हिजबुल्लाह को खत्म किया। एक को मारा, उसकी जगह कोई और दूसरा लीडर खड़ा हो गया, उसको मारा, उसकी जगह कोई और खड़ा हो गया, उसको भी मारा, रुके ही नहीं है। और फिर अपने आसपास सफाई करने के बाद फिर ये ईरान के ऊपर ये व्यक्ति पहुंचा है। दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए ये शैतान है। ठीक कह रहा हूं सर? मुस्लिम वर्ल्ड तो इसको शैतान मानता है ना नेतन्याहू को, लेकिन ये आदमी ना डरने को तैयार है ना डिगने को तैयार है। ये चल पड़े हैं और अब ये कह रहे हैं कि मैं अब इतना आगे बढ़ चुका हूं, मैं ईरान का सारा न्यूक्लियर बोरिया बिस्तर समेटे बगैर मैं वापस नहीं लौटूंगा। और ये मुमकिन है क्या सर कि इन्होंने ये दबाव डाला हो ट्रंप पर कि मैं इतना करीब पहुंच गया हूं, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए, तुम इस वक्त मेरा साथ दे दो, हम ये मुसीबत हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर आप देखिए अमेरिका ने अगर ग्रीन लाइट नहीं दी होती तो ये हमले ही शुरू नहीं हुए होते। और अब ट्रंप ने तो लिंक कर दिया, उन्होंने कहा 60 दिन तक मैंने वेट किया और तुमने जो मैंने कहा डील साइन करो नहीं करी, तो इस वजह 61वें दिन मैंने अटैक करवाए। मैं ये नहीं बोला मैंने अटैक करवाए, लेकिन 61वें दिन हमला हो गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये एक्चुअली 60 गांठ ही थी। और दूसरा है जो मूवमेंट चल रही है फोर्सेस की अभी इस के अंदर, हमने उस पर खूब डिस्कशन पहले भी किया है, तो वो क्यों हो रही है? और अगर अब यूएस ड्रॉ इन हो जाता है और अटैक करता है तो क्या बचेगा ईरान का? कुछ भी नहीं बचना। लेकिन साथ में आती है बात कि जो टॉक्सिक वेस्ट आएंगे और जो उसके इश्यूज हैं उनको हमें डील करना पड़ेगा। सर क्या आपकी नजर में क्या है? क्या मैं 2 लाइन इनको दे सकता हूं सर, राइजिंग लाइन को? ऑपरेशन राइजिंग लाइन, मेरा मीनिंग जो बनता है कि अब मैं दहाड़ कर सकता हूं, अब मैं सबको शांत कर दिया है, मेरा मनोबल बढ़ गया है। साइकोलॉजिकली वहां के लोग काफी कॉम्पैक्ट हैं, डरते हैं अपनी सभ्यता के नाश के लिए, इसलिए ऐसे लड़ते हैं। कंस्क्रिप्शन है, एसेंशियल मिलिट्री सर्विस है वहां पे इनके पास, और ईरान के पास वो नहीं है, वहां के लोग भाग रहे हैं। ये अपने लोगों को कह चुके हैं, हमास हिजबुल्लाह को उन्होंने खत्म किया, वो अंधेरा था अब वो मिट गया है। अभी जोशे बहारा देखना है, राइजिंग लाइन है ये, अभी जोशे बहारा देखना है, अमीरा को और अमीरा देखना है, अंधेरे को कलेजे से लगा लो, अभी कल जश्न चरागा देखना है। सर नेतन्याहू शेर या शैतान? टोटल शेर। इसका भाई था जिसके बारे में सर आपको रेड एट एंटेबे याद है 1967, इसका छोटा भाई था योनाथन, ब्रिगेडियर योनाथन नेतन्याहू, जो लीड कर रहा था, और एक अकेला इजरायली सिपाही वहां मारा गया था, वो योनाथन था, अपने बाकियों को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये इजराइल की छवि है। मैं बता देता हूं सर, खमेनी एंड द मुल्ला रेजीम, जैसे अमेरिका में कहते हैं, इट्स हिस्ट्री, इट्स इनसिग्निफिकेंट। अब नई वहां पर जो सरकार आएगी सर, वो संभालने की कोशिश करेगी और ईरान की छवि वापस लाएगी। नहीं तो आज दुनिया में ईरान अकेला है सर, कौन सपोर्ट करता है उसको? कोई नहीं। कहेंगे जरूर, जैसा पैलेस्टीनियंस के बारे में, ओ ये हो, अरे कौन लेगा पैलेस्टीनियंस को? कोई देश तैयार नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा ईरान को, इस बिकॉज इंटरनेशनली सर उसे आइडेंटिफाई किया गया है एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। आप मानिए ना मानिए सर, देखिए दुनिया में सब जानते हैं, जैसे भी बात हुई कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। अब जो प्रचार है जिसे हम कहते हैं, उसमें तो वेस्टर्न वर्ल्ड का कोई सानी नहीं है। उनका प्रचार यह है कि तेहरान शैतान है, तेहरान आतंकवादी देश, आतंकी संगठनों को या आतंकी मुल्क है, जैसे हम पाकिस्तान को भी मानते हैं। लेकिन ये जो दूसरा हिस्सा है, ये कैसे देखता है? वो इजराइल को ऐसी इन्हीं नजरों से देखता है। मैं आपको अरब्स के बारे में बताता हूं। आई हैव सर्व्ड इन दैट एरिया सर। अरब्स अगर जब कहते हैं कि ये यहूदी आके हमारी जमीन पर बैठ गए हैं पैलेस्टाइन में,
यू कैन आर्ग्यू सर, हिस्टोरिकली यहूदी कहते हैं हमारा था, पैलेस्टीनी कहते हैं हमारा था। चलिए आप जाइए 1 करोड़ साल पहले इतिहास में देखिए किसका था। लेकिन ईरान, आप तो 1500 किलोमीटर दूर हैं, आपका क्या लेना देना है पैलेस्टाइन के साथ? आपका क्या लेना देना है? आपकी क्यों दुश्मनी है इजराइल के साथ? बेगानी शादी में अब्दुल्ला वही दुश्मनी है जो पाकिस्तान की, पाकिस्तान को गाजा से क्या लेना देना? पाकिस्तान अपने आप को कहता है ना कि मैं सारी दुनिया के लिए मैं इस्लाम का पहरेदार हूं। ईरान ने कोशिश की लेकिन ईरान चुप कर गया बीच में। सिर्फ सर वन क्वेश्चन, मैं करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं सर, ईरान ने एटम बॉम्ब क्यों बनाना चाहा? क्योंकि जब ये मुल्ले आए थे 79, आपको याद है सर, रेवोल्यूशन हुआ था और 80 में उनका जंग हुआ था विद इराक, 8 साल चला था। अमेरिकन ने इराक को हथियार दिए, सद्दाम हुसैन को, और केमिकल वेपन्स दिए। अरे सद्दाम को केमिकल वेपन्स बनाने नहीं आते थे, अमेरिकन वेपन्स उसने यूज किया अगेंस्ट ईरान। उस समय ये मुल्ले बोले हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए, पीरियड। ये इराक से की बराबरी करने के लिए एब्सोल्युटली, और अमेरिका को जवाब देने, उसको खुमैनी ने बोला था बड़ा शैतान और इजराइल को बोला था छोटा शैतान। एक सवाल मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इस टॉपिक पर मैं एक सवाल आपसे, शॉर्ट आंसर। आप लोग ये पूछ रहे हैं क्या ये नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा प्लान था जो अब धीरे 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 हमारे सामने आ रहा है, जो हमास पर हमले से शुरू हुआ, क्या उसी वक्त ये सारी कहानी लिख दी गई थी कि अब हमें ऐसे ईरान तक जाना है? बिल्कुल, जब बिना किसी वजह से ईरान के ऊपर, सॉरी इजराइल के ऊपर हमला होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, 1200 लोग मारे जाते हैं विद इन आवर्स, वो उसका बदला तो ईरान ने कभी छोड़ना नहीं था, और खास करके नेतन्याहू। और उसका प्लानिंग तब से शुरू हो गया, प्रॉक्सीज को बारी बारी हाथ पैर काटे उसके, और अब उसकी गर्दन पे हाथ आ गया है। गर्दन किसकी? आयतुल्लाह खुमैनी की। ओके, तो अभी ये फाइनल टेक है, इसके अंदर अमेरिका को साथ और मदद देनी पड़ेगी, क्योंकि जो जूइश इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर, ट्रंप उसको सहन नहीं कर पाएगा। 100% अमेरिका हमला करेगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, वॉर रूम देख रहे हैं आप, सौरभ शर्मा आपके साथ, मेहमान हमारे साथ एम्बेसडर दीपक बोरा, एयर कमोडोर एस बेल, मेजर जनरल पी के दत्ता, कैप्टन श्याम कुमार। बातें बहुत सारी हो चुकी हैं ईरान इजराइल की लड़ाई को लेकर के। अब लग रहा है कि ट्रंप बस किसी भी वक्त अपनी सेनाओं को कहने वाले हैं कि जाओ इजराइल के साथ तुम भी शामिल हो जाओ ईरान पर हमले में। ईरान में अफरा तफरी है, लोग तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं। 1 करोड़ लोग कैसे निकलेंगे उस शहर से बाहर? और अभी एक खबर आई थी कि अमेरिका के एक पूर्व जनरल ने यह कहा है कि मैं इस वक्त फोर्डो जो जगह है जहां न्यूक्लियर साइट नीचे बनी हुई है ईरान में, मैं उस शहर के 5 किलोमीटर के आसपास भी नहीं रहना चाहता। मतलब साफ है, इतना बड़ा हमला उस जगह पर होने वाला है कि अगर आप उसके इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के किसी दायरे में हैं तो आप भी खतरे में हैं। आप अंदाजा लगाइए इस वक्त क्या बीत रही होगी ईरानियन लोगों के ऊपर, और क्या तैयारी कर रहे होंगे ट्रंप और नेतन्याहू मिलके। वहां से भारतीयों को इवैक्यूएट करना, इसका काम लगातार जारी है। भारतीय खासतौर पर छात्र जो वहां पर पढ़ रहे हैं, उनको अर्मेनिया के रास्ते भारत लेकर के आ रहा है। अर्मेनिया के बॉर्डर पर वो पता है, अर्मेनिया का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, वहां से वो भारत की फ्लाइट लेंगे। अब बात प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी आज कनाडा पहुंचे हैं, जहां पर उनको G7 समिट में हिस्सा लेना था। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज कनाडा के एल्बर्टा राज्य के, ये बड़ा जटिल सा नाम है, कैनाकैसिस, शायद मैं ठीक बोल रहा हूं, यहां पर G7 की आउटरीच समिट को संबोधित करना है। G7 की बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है, और इस जंग की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति अपना G7 का दौरा छोड़कर बीच में कनाडा से वापस लौट आए हैं अमेरिका। इस वजह से मोदी और ट्रंप की अब मुलाकात तो नहीं होने जा रही, लेकिन मोदी की कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के साथ, मार्क कार्नी के साथ मुलाकात हो सकती है। मोदी कनाडा में दुनिया के कई और बड़े नेताओं के साथ भी मिलने वाले हैं। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के 7 बड़े देश, अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली, ये शामिल हैं। कनाडा ने इस बार भारत के साथ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड्स माफ कीजिएगा, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और वियतनाम को भी इनवाइट किया है। यूक्रेन को भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, और वहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। हमारे लिए इस विजिट में क्या खास है? लेकिन तो लंबे समय से कोई भारत का प्रधानमंत्री कनाडा नहीं गया है, और वो भी ऐसे समय में तो बिल्कुल नहीं जब आपके रिश्ते इतने खराब हों। हमारे यहाँ उनका कोई हाई कमिश्नर नहीं है, उनके यहाँ भारत का कोई हाई कमिश्नर नहीं है। जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो अपने बेयर मिनिमम पर है इस वक्त दोनों देशों के बीच में। वहाँ खालिस्तानी तत्व बिल्कुल सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं, और उन्होंने भी तैयारी की थी कि मोदी जब कनाडा पहुंचेंगे तो वो क्या करेंगे। उनको बड़ी बड़ी रैली करने की छूट मिली हुई है, उन्होंने वो रैली की है। अब वो सीधे ये तो नहीं कह सकते कि डेथ टू मोदी या मोदी मर जाए, तो उन्होंने कहा मोदी की पॉलिटिकल मौत हो जाए, ऐसे नारे वो लगा रहे हैं बचने के लिए। लेकिन उनका कहने का मतलब साफ है बिल्कुल,
वो तो ये चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री कनाडा जाएं, और उनके कुछ नेताओं ने धन्यवाद किया है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम मोदी के सामने अपना प्रोटेस्ट दिखा पाएं। तो वो कोशिश हो रही होगी। भारतीय दल जो है इससे बिल्कुल परेशान नहीं है, उनका ध्यान है कनाडा की सरकार के साथ हमारा क्या समझौता होगा। एक समझौते की बहुत चर्चा है जो ये कह रहा है कि दोनों देश आपस में क्राइम, टेररिज्म, ड्रग्स और एक्सट्रीमिज्म, इन मुद्दों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। कनाडा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेकर रिश्ते खराब हुए थे, उनका एक आरोप कि उनके यहां पर, जिसे हम एक आतंकवादी मानते हैं, हरदीप निज्जर, उसकी हत्या हुई। वो कहते हैं ये भारत ने करवाई और हम इससे इनकार करते हैं। इसको लेकर रिश्ते खराब हुए थे। अब दोनों देशों के बीच शायद ये बात हुई है कि इस मुद्दे को साइड में रखो, इस पर जो जांच वगैरह चलनी है वो अपनी रफ्तार से चलती रहेगी, बाकी देशों के संबंध आगे बढ़ाओ, व्यापार पर बात करो, कोऑपरेशन पर बात करो। और अब अगर आप एक्सट्रीमिज्म पर भी कोऑपरेट करेंगे तो अभी पीछे एक खबर आई थी, मैंने आपको इसी प्रोग्राम में दी थी, कि कनाडा में आज तक का सबसे बड़ा ड्रग्स का खेप पकड़ा गया और उसके पीछे जो नेटवर्क था उसमें खालिस्तानी भी शामिल थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो कनाडा अब खालिस्तानियों पर थोड़ी बहुत सख्ती करने लगा है, ये भारत के लिए अच्छा है। बाकी एम्बेसडर साहब को बहुत सारा समय मैंने लिया, इतना ज्ञान दिया सर मैंने पूछा। थैंक यू वेरी मच, मुझे समझ आ गया। चीन, हम लोगों को डिप्लोमेसी में सिखाया जाता है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि कनाडा के साथ अगर मेरे संबंध अच्छे हैं या बुरे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हम किसी के साथ बुरे संबंध नहीं चाहते, अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या टेक्नोलॉजी ले लूँगा, क्या इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा मुझे कनाडा से, कुछ उनके वो जो पेंशन फंड्स हैं उन्होंने कुछ पैसे यहाँ लगा रखे हैं, इसलिए नहीं लगाए कि मुझ पे मेहरबान है या मेरे छोले कुलचे उनको बड़े पसंद है, इसलिए कि रिटर्न उनको यहाँ अच्छा मिलता है भारत में जो पैसा लगाते हैं। मेरा मानना ये है सर कि जो ये पहला इनका प्राइम मिनिस्टर था, डस्टबिन ट्रूडो ऐसे कुछ उसका नाम था, तो उसने जो है संबंध बिल्कुल बिगाड़ दिए थे। वो तो मेरा ख्याल जब भारत भी आया था, वहां पे गया था साबरमती में और चरखा भी चला, उसके बाद फिर ऐसे भांगड़ा भी कर रहा था। सॉरी, भांगड़ा कर रहा था। हाँ, भांगड़ा कर, मैं ऐसे को पता नहीं मूवमेंट कर रहा था, मुझे तो लगता नहीं था कि भांगड़ा कुछ कहीं कनाडा का कोई ट्राइबल डांस होगा जो वो वहां कर रहा था। तो वो उसने सोचा कि भाई मैंने भारत का दिल जीत लिया। सर वो टॉलरेट क्यों कर रहा था, ये तो आप भी जानते हैं, खालिस्तानियों को उनका सपोर्ट जरूरी था उसके सर्वाइवल के लिए। आपस में फूट पड़ गई, उसकी सरकार टूट गई, उसने इस्तीफा दे दिया, चला गया। अब जो मैं देख रहा हूं, सब मानिए ना मानिए, कनाडा भले ही पैर पकड़ के अमेरिका के घुस गया G7 में, नहीं तो उसकी कोई जगह नहीं है, चला गया। शुरू में नहीं था, बाद में उसको एडमिट कर लिया गया 70s में, लेट 70s में। अब जो मैं देख रहा हूं कि है तो मेंबर ना सर G7 का, G7 की चाहे इंपॉर्टेंस घट रही है, 30% दुनिया की आर्थिक ताकत उनके पास है, पहले 70% होती थी, अब बाकी सब G20 पावर जो इकोनॉमिक पावर पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है। ऑल दिस वी नो। हमने ये कहा है कि जो पीएम साहब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, हम लोग दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं, किसी तरह से भी हम दुश्मनी नहीं करना चाहते। अगर वो दोस्ती चाहता है, और फिर सर एक चीज जो मेरा विश्वास है, ये मैंने पहले भी देखा है, ये जो खालिस्तान की समस्या है, ये अब भारत की समस्या नहीं है, ये कनाडा की समस्या हो गई है। उसको जब तमाचा पड़ेगा ना, फिर मेरे पास दौड़ा आएगा कि अरे ये क्या हो गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद 10 साल तक हम कहते रहे कि ये आतंकी लोग तंग कर रहे हैं हमको, नहीं, हमारे को नहीं तंग करेंगे। 9/11 हुआ, दौड़े आए, अरे वो फाइल कहाँ जो आपने हमको दी थी, हमने कहा आपने क्या किया फाइल को, जी हमने लॉकर में रखी थी, अब भूल गए कहाँ पे। उसके बाद से फिर उन्होंने हमारे साथ एंटी टेरर कोऑपरेशन शुरू, उससे पहले बिल्कुल नहीं था। जब उनके मुंह पे तमाचा पड़ा तो फिर डार्लिंग इंडिया, आप तो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे जो भी हैं, दामाद हैं, मेरे ससुर हैं, सब दोस्ती उनके साथ होगी। कनाडा के साथ भी आप देखेंगे होगा, कोई इंप्रूवमेंट ओवरनाइट नहीं होगी सर, हल्के हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे दोनों तरफ। खालिस्तानी इनके लिए भी खतरा है, इनको समझ में आ रहा है। इट इज गोइंग टू बी अ बिगर प्रॉब्लम फॉर देम देन फॉर अस। हमारी तो समस्या हम निपट लेंगे सर, ये 3 हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर्स बैठे हैं, जांबाज, ये संभाल लेंगे। वो क्या करेंगे? आपको याद हो बैल साहब की जब ये न्योता आया, पहले तो न्योता लेट आया था, उस वक्त बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं इंडिया को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई आपने हमको टाइमली बुलाना था और इज्जत से इन्वाइट करना था, आपने लास्ट मिनट हमको इन्वाइट भेजा, जो भी था। लेकिन हमने डिसाइड किया कि जाएंगे, प्रधानमंत्री ने जाना बेहतर समझा। क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं कहता हूं कि बहुत ही अच्छा डिसीजन भी था प्रधानमंत्री का। 2 चीजों की बातें उस समय कर रहे थे कि 8 दिन पहले ही क्यों बुलाया है, पहले क्यों नहीं बुलाया। हम ये दिखा रहे हैं कि आज आप हमको इग्नोर नहीं कर सकते।
आज हमारी 4.1 ट्रिलियन इकॉनमी है, 4th लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस है हम पूरे विश्व के अंदर। हर जगह पे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो भारतीय आर्म फोर्सेस को याद करते हैं। अब कोऑपरेशन की बात करें, सप्लाई चेन की बात करें, हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे एरिया के अंदर सप्लाई चेन का। अब आती है बात कि हमारी प्रॉब्लम थी क्या उनके साथ। एक ही प्रॉब्लम थी, वो थी खालिस्तानी एलिमेंट। मैं खुद गया था वैंकूवर, 15 लोग नहीं थे, इतना शोर मचा रहे थे इंडियन एम्बेसी के बाहर और नारे लगा रहे थे, इतनी शर्म आ रही थी मुझे। आप उन सिखों से पूछो जो भारत के अंदर कितने खुश हैं, कितनी इज्जत मिलती है, कितना प्यार मिलता है। ये कौन होते हैं हमारे बारे में खालिस्तानी खालिस्तानी बोलने के लिए? ये कोई नहीं है। कोई खालिस्तान सिखों को नहीं चाहिए और ना ही कभी आएगा और ना ही कभी कोई सिख मांगेगा भी। ये जो बाहर रहने वाले हैं, जिनको ब्रेन वॉश किया गया, पैसा दिया गया पाकिस्तानियों से, ये वो बात करते हैं। दूसरी बात आई थी रूल ऑफ लॉ की, यानी कि निज्जर की किलिंग के बारे में। तो निज्जर की किलिंग, मुझे ये बताइए, आप पहले तो भारत के सेंसिटिविटीज में थे नहीं, खुलेआम कैसे घूम रहे हैं ये लोग और भारत की एम्बेसी के बाहर कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये, और क्या क्या वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों नहीं आपने एक्शन लिया उनके ऊपर? और दूसरी बात आती है कि अगर कोई भी किलिंग हुई है, क्या आपने हमको प्रूफ दिया है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ दिया है? ऐसा कोई भी प्रूफ दिया अब लग रहा है कि कनाडा ने भी ये सोचा है कि इस मुद्दे को साइड में करो। बिल्कुल। अनीता आनंद है अभी फॉरेन मिनिस्टर, वो भारतीय मूल की है, बहुत ही सुलझी हुई वो लीडर है, पॉलिटिशियन है। और ये जो नया ट्रेंड चला है कि अब भारत के साथ हमें रिश्ते बेहतर करने हैं, और यही उन्होंने कहा कि हम भारत को इग्नोर नहीं कर सकते, सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत के साथ हमें रिश्ते बेटर करने हैं। अब मैं एक और देश से हमारे रिश्ते बेहतर हुए। हमने आपको बताया था कि कल प्रधानमंत्री साइप्रस गए थे और क्यों साइप्रस को लास्ट मिनट उनके आइटिनरी में शामिल किया गया। अब वहां से जो तस्वीर आई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिए। सर आप लोग कनाडा पे भी कमेंट कीजिएगा, मैं ये पिक्चर दिखाना चाह रहा था। ये तस्वीर जो थी, जो वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो थे उनसे मुलाकात, प्रेसिडेंट जी, वो तस्वीर दीजिएगा जिसमें पीछे इनका नॉर्थ का इलाका जो है वो दिखाई दे रहा है। हमारे प्रोड्यूसर साहब एक पिक्चर में उनको दिखाने के लिए ले गए ये राष्ट्रपति अपने साथ, और जाकर के इन्होंने दिखाया कि देखिए वो हिस्सा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा इलाका था, यहाँ पर तुर्की ने कब्जा कर लिया। और उसने कब्जा करके पहाड़ियों पर बड़ा बड़ा लिख भी दिया, टर्किश रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। मतलब साइप्रस एक छोटा सा देश है, आइलैंड है, और उसका एक हिस्सा कई साल पहले, कई बरसों पहले कब्जा कर लिया था। ये देखिए, ये वो इलाका है, वहां पर उसने एक फ्लैग भी लगा दिया है। जनरल साहब वो इलाका वो दिखाना चाहते थे ये साइप्रस के राष्ट्रपति। फैसला हमारा था कि हम इस पिक्चर में आए या ना आए। हमारे प्राइम मिनिस्टर वो जगह भी देखने गए, वहां तस्वीर भी खिंचवाई, और उसके बाद इनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें स्टेटमेंट दिया गया कि भारत रीयूनिफिकेशन ऑफ साइप्रस की मांग करता है। हम मांग करते हैं कि साइप्रस के दोनों हिस्से एक हो जाए। बिल्कुल। एक बयान भी है प्राइम मिनिस्टर का, वहां पर सुनाता हूं मैं आपको। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है। सर, ये तो एर्दोगान ने इनवाइट किया था भारत का ऐसा रुख। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, तुर्की अपनी दादागिरी उस इलाके में लगातार करता चला आ रहा है, और खास करके जब तुर्की खलीफा बनने के चक्कर में पाकिस्तान के पीछे आगे खड़ा हो गया, उस समय जब पाकिस्तानी टेररिस्ट और दहशतगर्दों ने पहलगाम में इतना बड़ा कांड किया, इससे बड़ी शर्मनाक बात और नहीं हो सकती। और इसका मतलब ये जाहिर है कि तुर्की भारत का कोई मित्र नहीं है। अगर वो हमारा मित्र नहीं है तो हम भी दुश्मनी निभाना जानते हैं। और अभी जहां तक हमारा इसके ऊपर रिस्पॉन्स है, तुर्की के जितने आसपास के मुल्क हैं जिसको तुर्की तंग कर रहा है, यहाँ तुर्की दबाव डाल रहा है, हम उन सब मुल्कों की मदद करेंगे। चाहे वो अर्मीनिया हो, जहाँ अजरबैजान के माध्यम से तुर्की की मदद से जो पिछली जंग हुई जो वहाँ नारगोनो काराबाग का इलाके में, और यहाँ ये साइप्रस के अंदर जो इन्होंने दादागिरी करके उनके इलाके को कब्जा किया, भारत इनकी मदद करेगा। और चाहे वेपन्स हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे इक्विपमेंट हो, और मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि इंडियन आर्मी भी जाने के लिए वॉलंटियर है वहाँ, अगर हमें तुर्की को वहाँ से मार के भगाना है।
और आपको याद हो वो इंडियन आर्मी थी जिन्होंने मार मार के तुर्किया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हमारी फौज ने इनको हराया था, तुर्की की फौज को। तो ये हमारी वो है और हम लगातार इन लोगों की मदद करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे मिलिट्री हो। वहां से वो एक ग्रीन कॉरिडोर है जो जैसा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में भी है, नो मैंस लैंड, यूएन बफर जोन, वहां पर बफर जोन बना हुआ है जहां पर इस वक्त यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, वहां तक गए हैं प्राइम मिनिस्टर इस वजह से। आपको बताना चाहता था, हमारे तो एक कमांडर भी थे यूएन पीस कीपिंग फोर्स इन साइप्रस जिनका निधन हो गया था, जनरल थिमाइया, Am I correct? I think he died in harness. वो कमांडर थे हमारे फोर्स के, तो वहां पर उनके नाम पे कुछ सड़क वगैरह भी रखी हुई है। मैं इतना कहना चाहता हूं सर, ये जो गए थे देखने के लिए कि देखिए ये जो है ऑक्यूपाइड टर्की ऑक्यूपाइड साइप्रस है, क्योंकि तुर्की के मिनिस्टर जाते रहते हैं टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीएम साहब का मैसेज बड़ा क्लियर है। और एक चीज और सर, जो मेरे जिन लोगों को मैं जानता हूं जो टर्किश ऑक्यूपाइड साइप्रस में गए हैं, कहते हैं साइप्रस और टर्किश ऑक्यूपाइड साइप्रस में 50 साल का फर्क है, वो 50 साल पीछे हैं। अच्छा। टर्की वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है जैसा पाकिस्तान पीओके में नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है एक ना एक दिन ये चला जाएगा, मेरा पैसा लगाने से मुझे क्या मिलेगा। दिस इज द रियलिटी देयर। और पीएम साहब ने ये संदेश दे दिया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की है कि हमारी नेवी यहां पे खड़े हैं, हमारे सर, मैं आई कंप्लीट सर, हमारे आउटस्टैंडिंग कैप्टन साहब यहां हैं, हमारी नेवी वहां पर रहेगी। देखते हैं आप क्या करते हो टाइगर, कितना दम है तेरे में। अरे अर्ध दरबान, समझ जा अभी भी कि तू अपनी कब्र खुद खोद रहा है। जी कैप्टन दीपक सिंह ने मेरी बात मुंह की बात कह दी। मैं अपनी बात कहने वाला था, चूंकि ये मैरीटाइम डिप्लोमेसी की बात है, कुछ बातें इसमें जरूर कहूंगा आपको और थोड़ी डिफरेंट कहूंगा। प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले ग्रीस गए थे, कई सालों के बाद ग्रीस की विजिट हुई थी और टर्की के बगल में है और दोनों के रिश्ते सबको मालूम है। नंबर 1, मेडिटेरियन में हमें जगह चाहिए, हमारी 2 शिप्स वहां लगातार डिप्लॉयड हैं आजकल। साइप्रस और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और वो देखिए, जब इवैक्यूएशन हो रही थी सीरिया से, तो रशिया के शिप्स वहां से निकले, साइप्रस में नेवल बेसिस पे हमारा पकड़ जारी है। और एक और बात कहूं, ये जो चाइना पकड़ रहा है ना अपना कैरन स्टिंग ऑफ पल्स, तो नेकलेस ऑफ डायमंड के तहत ये नीति हमारी भारत सरकार कर रही है, जहां वो ग्रीस मेडिटेरियन में और ये साइप्रस, मंगोलिया गए थे प्राइम मिनिस्टर, पहली बार कोई भारत का राष्ट्र अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर मंगोलिया गया, नॉर्थ ऑफ चाइना घूम के वहां तक हम गए हैं। तो ये उसकी डिप्लोमेसी में बात हो रही है। आजकल भारत के कम से कम 4 से 5 शिप लगातार इन कंट्रीज में लगातार ओवरसीज डिप्लॉयमेंट में लगातार हैं। आपको मालूम है जो 75वें वर्ष में 7 कंटिनेंट में भारत का वॉरशिप, हर एक कंटिनेंट में उसने ध्वजा फहराई थी, ब्राजील से लेके फिलीपींस तक, वियतनाम तक और अमेरिका तक। तो ये डिप्लोमेसी हमारी साइप्रस की वहां चल रही है। गाढ़ी मित्रता है इजराइल के साथ और उसको भी ये कूटनीतिक ढंग से देख रहे हैं। इशारा था कि ये नॉर्थ जो साइप्रस है उसको मिलाया जाए, ग्रीन कॉरिडोर। पहले इतना हम लोगों को यहां नहीं जानकारी थी या नहीं इसकी चर्चा होती थी, अब जितना हम तुर्की के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी इसका भी रवैया कुछ चीन जैसा ही है। इसके हर पड़ोसी से इसकी प्रॉब्लम है। साइप्रस जो है वो कहता है मेरी जमीन टेरिटरी इसने कब्जा कर रखी है। कुर्दों को परेशान करता है सर, राइट? एब्सोल्युटली, उनसे नफरत करता है और वो इससे नफरत करते हैं। और उन्होंने टर्किश डिप्लोमेट्स को भी मारा है। और आपको ये भी याद होगा ट्रंप 1 में जब उन्होंने वो क्या नाम था सर, वो आईएस वाला बगदादी को उड़ा दिया था, तो अमेरिकन फोर्सेस ने कहा हमने तो अपना काम कर रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। तो ये आधा दरबान बोला अपनी फोर्सेस को, देखो ये अमेरिकन जा रहे हैं, अब जाके ठोको कर्ड्स को। तो ये मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया था कि अगर तूने ऐसा कुछ किया मैं तेरी आर्थिक व्यवस्था को भस्म कर दूंगा, आई विल ओब्लिटरेट योर इकोनॉमी। मैं पहले भी कर चुका हूं। फिर अर्दोबान दौड़ा गया वहां, अरे माफ कर दो चाचा, मेरी से गलती होगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सो इसके सबके साथ संबंध खराब है। क्यों? क्योंकि ये शहंशाह बनना चाहता है, ऑटोमन सल्तनत को वापस लाना चाहता है। और टाइगर ऑटोमन टुवर्ड्स द एंड ऑटोमन सरकार के बारे में, सल्तनत के बारे में पता है क्या कहता था? रूस का शहंशाह, ये सिक मैन ऑफ यूरोप है, ये यूरोप का बीमार व्यक्ति है। तू वैसे ही बनाना चाहता है अपने देश को, सोच ले। अच्छा, मैं आपको अब अमेरिका की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वहां जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर पाकिस्तान के ही लोगों ने जबरदस्त बेइज्जती की है आसिम मुनीर की। प्रदर्शनकारियों ने शेम ऑन यू, मास मर्डरर, ऐसे नारे लगाए हैं जब आसिम मुनीर वहां अमेरिकी सेना के एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा।
सुनिए जरा एक बार। Shame on you, dictator! Shame on you! Shame on you, dictator! Shame on you! आगे हाँ आ गया हो। बोलो कहाँ गया वो कमीना, वो कीप कर दिया आप। ये लोग तो बिल्कुल इसकी गाड़ियों में काफिले तक ही पहुंच गए। आई एम ऑन द पेवमेंट, यू आर देयर, दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी। वो होटल का सिक्योरिटी वाला कह रहा है हटो यहाँ से, कहता नहीं मैं तो पेवमेंट पे खड़ा हूँ। फ्री पाकिस्तान, फ्री पाकिस्तान, और ये नया नारा आ गया। मतलब ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को आजादी चाहिए, डिक्टेटर, शेम ऑन यू, मास मर्डरर। अच्छा, ये नारे लगाने वाले सारे पाकिस्तानी हैं बेल साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप हमारे प्रधानमंत्री को देखिए, जिस देश में जाते हैं इंडियन वहां कम्युनिटी। पे इंडियन कम्युनिटी उमड़ जाती है और वहीं पे जोर जोर के नारे लगने शुरू हो जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। और इनको देखिए, और ये क्या करते हैं, इनको कहा जाता है डिक्टेटर, मास मर्डरर। इनके बारे में क्या इज्जत है। आप देखिए, हमारा अगर आर्मी चीफ जाए कहीं पे, उसकी कितनी इज्जत होती है, और जब इनको देखा जाए तो ये कहां पे पहुंचे। कुछ और भी दिखवाइए एक बार, आवाज भी सुनाइए अच्छे से। शेम ऑन यू आसिम मुनीर, शेम ऑन यू आसिम शेम मुनीर, ऑन यू आसिम मुनीर, शेम शेम शेम, गीदड़ 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 गीदड़। शेम ऑन यू आसिम मुनीर, शेम ऑन यू आसिम मुनीर, शेम शेम नहीं। शेम ऑन यू आसिम मुनीर, गीदड़ गीदड़ गीदड़। ये होटल ये वॉशिंगटन में है ना? वॉशिंगटन में किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए वो गया था। बट ये होटल पहले खबर थी कि परेड में जाएगा वो 250वीं वर्षगांठ वाली परेड में। क्लब और समथिंग। हाँ जी, यहाँ पे लेके गए। पर थोड़ा सरप्राइजिंग है ये भाई। आप आसिम मुनीर, हम उसे कुछ भी समझते हो, पाकिस्तान तो इस वक्त उसी के कहने से चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते वो हैं, ऐसे विदाउट एनी सिक्योरिटी अराइव करेगा किसी जगह पर, बस ये 2-3 गाड़ियां लेकर के, मुझे थोड़ी हैरानी ये है। इनकी सीक्रेट सर्विस होगी जरूर मौजूद सर, 100%। उसको वहां सिक्योरिटी तो दी, 100%, उसकी अपनी सिक्योरिटी। और अगर ना भी दें तो यू कैन रेंट सिक्योरिटी देयर। हमने भी किया इन द पास्ट। अगर वो नहीं दे पाते जिस तरह की हमें चाहिए तो वहां ऑफ ड्यूटी पुलिसमैन को आप किराए पे ले सकते। अमेरिका का सिस्टम बड़ा मजेदार है, उनको पैसे दो $20 $25। ज्यादातर लोग जो नारे लगा रहे हैं ना, इसमें ज्यादातर लोग पाकिस्तानी हैं। इमरान नहीं, पाकिस्तान तो इमरान खान के और सपोर्टर, पीटीआई के सपोर्टर ये हैं। पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जिनको ये लगता है कि इनके नेता को जबरदस्ती जेल में, अच्छा है तो वो डिक्टेटरशिप ही, उसमें और क्या है। इमरान खान क्यों जेल में? एक प्राइम मिनिस्टर जो पावर में था। कुछ और तस्वीरें आई। और वो बेचारा सिक्योरिटी वाला खड़ा है, उसको पता ही नहीं पाकिस्तान का है। वो टाई पहन के जो खड़ा हुआ है, टकला बिना बालों वाला खड़ा ना एक पीछे। इन्होंने इमरान खान के ऊपर चोरी वोरी के पता नहीं क्या इल्जाम लगाया कि उससे इस्तीफा दिया, और उस तब से वो आदमी जेल में है। उसकी पत्नी के साथ उसकी शादी भी जायज नहीं थी। जेल में डाला। गीदड़ भक्ति तो करता है वो। तो ये खैर, ये आप देख रहे हैं ये तस्वीरें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बेइज्जती की, इंटरनेशनल बेइज्जती की, जब वो वॉशिंगटन पहुंचा है तो कैसे उसके अपने देशवासियों ने उसे गीदड़ कहा, मास मर्डरर कहा, यानी जेनोसाइड करने वाला जिसने न जाने कितने लोगों का कत्लेआम किया है, ये उसको खिताब दे रहे हैं उसके लोग, भले ही उसका प्रधानमंत्री उसे फील्ड मार्शल की रैंक पर प्रमोट कर रहा हो। आज वॉर रूम में इतना ही। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर वोरा आपका, जनरल दत्ता, एयर कमोडोर बहल आपका, कैप्टन शाम आपका, बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात करेंगे आपसे कुछ और ऐसी खबरें लेकर के कल 1 बजे।